यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे सीटेट के लिए पेपर 1। कंटेंट का भी कुछ हिस्सा जो महत्वपूर्ण है और पेडागोजी ऑलमोस्ट 15 में से 10 आप एक सेशन से ला सकते हैं। मतलब मैं कहूँ तो कुछ 30 में से बहुत ज़्यादा हवाई बातें ना करते हुए अगर आपका पेपर फेवरेबल रहता है, आपके पक्ष में रहता है, तो हो सकता है आप 25 भी ले आएँ। और फेवरेबल नहीं रहता है तब भी आप 20 तक गेन कर पाएंगे। उसका रीज़न एक ही है कि आपकी पेडागोजी अच्छी हो जाएगी। तो 15 में से आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाने का। जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंटेंट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक सेशन में कंप्लीट रिवीजन होगा और कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर भी करें और समझ में आए। सबसे बड़ी बात, अगर समझ में नहीं आया तो स्कोर तो ऑब्वियसली नहीं होगा। रट करके स्कोर लाने के समय जो है वो अब जा चुके हैं, है ना, ढल चुके हैं वो जमाने जब रट करके स्कोर हो पाए, स्पेशली सीटेट जैसे एग्जाम में जहां रटंत विद्या चलंत नहीं है। चलिए फिर कंटिन्यू करें। आपकी आज्ञा हो तो बताइए। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। बिल्कुल सोए बिना सेशन देखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बातें हम करते नहीं हैं, है ना। चलिए आ जाइए एक बार। आवाज़ नहीं है? अच्छा, मतलब हम तो नूब हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि आवाज़ है कि नहीं है, हैं? चेक करो एक बार, कभी म्यूट करके देख रहे हो? देखो एक बार, सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो सब क्लियर ही होगा मेरे ख्याल में, सब क्लियर होगा। चलें कंटिन्यू करें। कितने घंटे की क्लास होगी? घंटे से क्या मतलब है यार, आराम से पढ़ो, पता भी नहीं लगेगा कितने घंटे निकल जाएंगे। 2-3 घंटे में खत्म कर लेंगे, 2 में ही कर लेंगे बल्कि, है ना। अब वो तो देखने में पता चलेगा, बट शुरू का 1 घंटा तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना। उसका रीजन यही है कि पेडागोजी बहुत ढंग से हम कर लेंगे। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। हिंदी इंग्लिश के लिए रोइएगा मत, क्योंकि पेपर में दोनों ही भाषाएं आती हैं, बस आपके समझ में आ जानी चाहिए बात। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे करते ही हैं और अच्छा भी लगती है, अच्छी भी लगती है ये चीज़। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा लेट्स लर्न टेलीग्राम चैनल, लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करेंगे। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स, ग्रुप्स, प्रोफाइल्स, फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो, बहुत सारे बने हुए हैं। उन लोगों से अनुरोध यही है कि वो जो काम कर रहे हैं करते रहें, बट कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना फैलाएं। अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो फिर उनको बंद कराना पड़ेगा, यही एक बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस स्किल्स की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, फिर हम थीम्स की बात करेंगे, फिर हम मैप की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, पेडागोजी की टेक्स्ट बुक के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस स्किल्स की। प्रोसेस स्किल्स ईवीएस में ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चे को सोचने पर, देखने पर, मापने पर, समझने पर, अपनी एक एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके अपनी एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने पे मजबूर करते हैं। प्रोसेस स्किल्स से आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए ईवीएस का, आपको हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा। उसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली स्किल्स हैं। और ईवीएस के अंदर आपका एनवायरनमेंट तो है ही, सोशल साइंस भी है और साइंस भी है। तो बच्चे का एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर और एक्सपीरियंस करना, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। तो इनके द्वारा बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर पाएगा, ऐसी बात कही जाती है। कुछ 6 प्रोसेस स्किल्स हैं, इनको साइंस की प्रोसेस स्किल्स भी कह सकते हैं, बट ईवीएस में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2016 में कि एक टीचर है जो फॉइल को, जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें खाना ले जाते हैं लोग कई बार, उसको पहले तो ऐसे ही फेंक देती हैं, फिर उसको स्क्रम्बल करके ऐसे तोड़ मरोड़ के उसकी बॉल बना के पानी में डालती हैं और वो डूबती नहीं है। तो कौन सी प्रोसेस स्किल इसमें इस्तेमाल हुई ईवीएस की? तो आपको सिंपल बताना था ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करेगा ना कि ये क्यों नहीं डूबा या क्यों डूब गया। ठीक, तो ऑब्जर्विंग। कई बार क्या होता है क्लासिफिकेशन की, कि पत्तियों के अलग अलग प्रकार बताओ, या इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन है, तो उसमें क्लासिफाइंग की स्किल है, मेजरिंग मापन की स्किल है। ये 6 प्रोसेस स्किल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका पक्का है यहां से, क्योंकि पेडागोजी कभी चेंज नहीं होती ईवीएस में। एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, पेडागोजी फिक्स्ड रहती है। प्रोसेस स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो बाय यूजिंग दीज स्किल्स, जो कि 6 स्किल्स हम देखने वाले हैं, ठीक, स्टूडेंट्स कैन गैदर इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे उनके आइडिया सही है या नहीं है, हाइपोथेसिस कर पाएंगे, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, दुनिया के बारे में तर्कपूर्ण जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बना पाएंगे। तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में प्रोसेस स्किल्स बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं या हेल्प करती हैं।
ठीक, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। 6 प्रोसेस स्किल्स हैं। पहला है ऑब्जर्विंग। आपको इन सबको डेवलप करना है बच्चे के अंदर, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। पेपर में कई जगह पे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, तो आपको दिख रहा है इन 6 प्रोसेस स्किल्स से जुड़ी हुई है, मतलब ये तो हमें बच्चे में विकसित करनी है, चाहे वो अवलोकन की क्षमता हो, वर्गीकरण की क्षमता हो, मापन की क्षमता हो, अनुमान लगाने की क्षमता हो, निष्कर्ष लगाने की करने की क्षमता हो, ये सब क्या है, ये हमें बच्चे में विकसित करनी है। ठीक, तो ऑब्जर्विंग की यदि मैं बात करूं तो अवलोकन, अवलोकन अपने 5 सेंसेस से आप दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, समझते हैं। चाहे वो बच्चा देख करके अवलोकन करे, सुन करके किसी चीज को करके देखा हो उसने सामने होते हुए, मतलब अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया को ऑब्जर्व करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है। ठीक, इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? द लर्नर विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, वो नहीं होता जो आंख पे पट्टी बांध देते हैं, आंख पे पट्टी बंधवा दी आपने, एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। एंड मेक ऑब्जर्वेशंस यूजिंग द सेंस ऑफ टच, कि अब वो चीजों को टच करने को दिया जाए उसको। अच्छा सोचो ये क्या है, पेन टच कराया, वुड लकड़ी को टच कराया, तो वो अपना बात बताए कि हो सकता है ये लकड़ी है ना। किसी नुकीली चीज को आप टच करा रहे हो तो वो बताएगा ये तो कील है ना। तो ये क्या है, अपने 5 सेंसेस का, अपने 5 सेंसेस का भरपूर प्रयोग करके दुनिया की समझ बनाएगा, अवलोकन करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, फील करेगा, सारी चीजें जो भी 5 सेंसेस के थ्रू हो सकती हैं वो करेगा। तो आप ऐसी एक्टिविटीज बच्चे को करने को दे सकते हैं कि जैसे वो क्या करे, ऑब्जर्व करके लिखे कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या अंतर है, कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं, है ना, एरोप्लेन कैसे चलता है, ये सारी बातें। ठीक, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो ऑब्जर्विंग में आएंगी, और इसको बच्चे के अंदर आपको विकसित कराना है कि वो आंख बंद करके ना चले दुनिया में, वो ऑब्जर्व करे अपने आसपास होने वाली चीजों को, गतिविधियों को, और जो भी उसके आसपास चल रहा हो। ठीक है, बात क्लियर है? एग्जाम फियर से डरो मत, थोड़ा बहुत प्रेशर जरूरी होता है लाइफ में, है ना। अगर बिल्कुल निठल्ले होकर बैठे रहोगे तब भी नहीं पढ़ोगे, और बहुत ज्यादा डर जाओगे तब भी नहीं पढ़ोगे, इसलिए थोड़ा सा डर जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं। आपके काम में कमी नहीं आनी चाहिए डर की वजह से, डरने में दिक्कत नहीं है, ह्यूमन इमोशन है। देखो, सेकंड है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब है वर्गीकरण। क्लासिफाइंग का मतलब ये क्लासेस में विभाजित कर देना, जैसे आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्या है ये, क्लासिफिकेशन है ना, वर्गीकरण है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना क्लासिफाइंग कहलाता है। और इसमें कौन सी स्किल लगेगी? एनालिसिस लगेगा, यानी वो एनालाइज करेगा, चीजों को तोड़ करके देखेगा, विश्लेषण करेगा। ठीक, तो क्लासिफाइंग की यदि मैं यहां बात करूं तो क्लासिफाइंग क्या है? क्लासेस में बांट देना, कैटेगरीज में बांट देना। देखो 5 दिन 5 मैराथन है, बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना, 5 की 5 मैराथन देखनी है, ये तीसरी मैराथन है, कल इंग्लिश करेंगे, परसों मैथ्स करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण यानी क्लासिफाइंग, ये क्या है? कैटेगरीज हैं भाई, ये लिविंग की कैटेगरी है, ये नॉन लिविंग की कैटेगरी है। वो चीजें जिनमें जीवन नहीं है वो नॉन लिविंग है, निर्जीव और सजीव की, और जिसमें जीवन है वो लिविंग कैटेगरी में आ गया। मतलब आपने बांट दिया कैटेगरीज में। वो एनिमल्स जिनके जो बच्चे देते हैं वो एक कैटेगरी में, जो अंडे देते हैं वो एक कैटेगरी में। तो आप बच्चे को मौका देंगे कि क्लासिफाई करो चीजों को, ऑब्जर्व करेगा सबसे पहले, ऑब्जर्व अगर उसने ढंग से किया है तो वो कैटेगरी में भी विभाजित कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसी बेसिस पे तो वो कैटेगरी में डाल पाएगा। अगर उसने ऑब्जर्व किया है, फील किया है अपने 5 सेंसेस से कि ये चीज निर्जीव है, मैं सजीव हूं, आप सजीव हैं, तभी तो वो सजीव और निर्जीव की कैटेगरी में डाल पाएगा। बात सही है या नहीं? बताओ एक बार। शाउट आउट मैम, अंजलि सिंह आई थिंक नाम है। यार यहाँ आ जाओ, शाउट आउट का छोड़ दो, पेपर आपके सर पे है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द लर्नर विल यूज अ मैग्नेट टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, यानी चुंबक एक वो ले सकता है, मैग्नेटिक ले सकता है, जिसके थ्रू वो ये क्लासिफाई कर पाएगा कौन सी चीज में मैग्नेटिक इफेक्ट है, कौन सी चीज नॉन मैग्नेटिक है। उसने मैग्नेट को लिया, देखा एक कील थी घर में वो उससे चिपक गई, एक प्लास्टिक था वो नहीं चिपकी, तो उसने क्लासिफाई कर दिया कि ये नॉन लिविंग है या ये नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है। सिंपल बात है, कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दो। वर्गीकरण कर दिया उसने, सीधी सी बात है, अलग अलग वर्ग में विभाजित कर दिया, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, जैसे आप कहना चाहें। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कुश वर्मा बहुत बढ़िया, ईस्ट और वेस्ट आप सभी हैं बेस्ट, मैं तो सब अपने आप में बेस्ट ही होते हैं। बताओ यूनिक, बताओ एक बार, इतनी बात क्लियर है या नहीं? कोई दर्द, कोई दुख, परेशानी? लाइक शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बता दो, आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्या है? मेजरिंग। ये प्रोसेस स्किल्स का हिस्सा है जिसके थ्रू आप एक्सप्लोर करना सीख रहे हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन सीख रहे हैं, नॉलेज को गैदर करना सीख रहे हैं। मेजरिंग मतलब मापन, मेजर करने का मतलब ही है माप रहे हैं आप चीजों को। भाई कई बार आपको जरूरत पड़ेगी ना चीजों का कंक्लूजन निकालने
तक आपको कुछ चीजें मापना भी आना चाहिए, है ना। अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हो सकता है द लर्नर विल यूज टेक्नोलॉजी टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ टॉय ट्रक। ये जो टॉय ट्रक होती है इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे वो क्या कर पाए, टॉय ट्रक की स्पीड को माप पाए। इसको भी हटा देते हैं, वो ये देख पाए, वो ये माप पाए कि अच्छा मैं घर से ना, मेरा स्कूल है, जैसे मैं करती थी बचपन में, आई थिंक 10 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का याद है मुझे, तो 4 किलोमीटर मान लीजिए एक तरफ से जाना है, तो वो मैंने 6 मिनट में कर दिया एक दिन, ठीक, साइकिल से ऑब्वियसली, है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बट ठीक है, मैंने मेजर कर लिया, मेरे मन में आया कि कितनी मिनट लगती है देख लूं एक बार, तो वो क्या है 4 किलोमीटर 6 मिनट्स में जा सकते हैं, ये मैंने मेजर कर लिया, ठीक। क्या लगा इसमें, ऑब्जर्वेशन भी लगी, है ना, क्लियर बात है। तो ये इस तरीके की चीजें मापन में आएंगी। ये आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चे किसी बच्चे के पिताजी आ रहे हैं कहीं ट्रेन से या फ्लाइट से, तो वो कब चली और कब पहुंची, इसके बीच में अंतर कितना है उसको वो माप सकता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मतलब बेसिकली उसके अंदर मापन की स्किल जागे, वो यूनिट्स में मेजर भी करना सीख पाए चीजों को, इसी को हम मेजरिंग कह रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसको भी विकसित करना है आपको बच्चे में, ताकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव या तर्कपूर्ण भी बने, उसके अंदर लॉजिक भी आए। कम्युनिकेटिंग यानी संप्रेषित कर पाए अपनी बात को, कम्युनिकेट कर पाए, संप्रेषित कर पाए। अब जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, जो ऑब्जर्वेशन उसने की, जो क्लासिफिकेशन उसने किया, जो मेजरिंग उसने की, उसको अगर वो डिस्कस ना कर पाया तो नॉलेज का विस्तार कैसे होगा। अगर मैं ये सिर्फ पढ़ के छोड़ देती या सिर्फ पेपर देके सीटेट निकल गया, बात खत्म, और कभी आप लोगों के साथ डिस्कशन ना होता, शेयरिंग ना होती, तो शायद हम लोग आज यहां ना खड़े होते, लाखों लोगों का एग्जाम नहीं निकलता सीटेट का, है ना, लाखों लोगों को पेडागोजी में आगे मदद ना मिलती केवीएस से लेकर के और बाकी जगह पर। तो डिस्कशन जरूरी है और शेयरिंग जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, ठीक। द लर्नर विल डिस्कस पॉसिबल एरर्स विद अदर क्लासमेट्स। जो गलतियां हुई हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा सफलताएं ही डिस्कस की जाती हैं, है ना। जो गलतियों से आपने सीखा है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक बच्चे ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ गलतियां हुई थी, एक सक्सेसफुल हो गया तो उसके साथ साथ उसने एरर्स को भी क्या किया, डिस्कस किया। तो डिस्कशन या कम्युनिकेशन जरूरी है किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर, किसी भी एक घटना या भी। तो आप क्लासरूम में डिस्कशन को बढ़ावा देते हैं, आप चर्चाओं को बढ़ावा देते हैं। ऐसा आपने थ्रू आउट ईवीएस की टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी समरी को पढ़ते हुए देखा होगा कि बच्चों के ग्रुप डिस्कशंस को, तभी तो एनसीएफ भी कह रहा है ना, आप क्या कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे। आप बेसिकली पीयर लर्निंग, एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को साथी समूह में सीखना, जो उनकी एज के बच्चे हैं उनके साथ अगर डिस्कशन नहीं होगा तो नॉलेज का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव, ये सब बहुत अच्छी बात है कि बच्चा एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके सीखे, अपनी बात को संप्रेषित करना वो सीख जाए, सिर्फ अपने तक ही ना रखे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन प्रोसेस स्किल नंबर 5, इनफरिंग। इनफरिंग का मतलब क्या है, निष्कर्ष निकालना। आपने अनुमान, एक तरीके का आपने अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, अनुमान भी इसको कहना सही नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट स्किल में कंफ्यूजन हो जाएगी। बारिश आ गई क्या? यस, बहुत बढ़िया। वैसे इतनी ठंड है और बारिश आ गई, कोई बात नहीं। खैर देखिए, लेट्स लर्न माय स्पिरिट। बहुत बढ़िया। इनफरिंग यानी निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड करना। निष्कर्ष क्या निकला, आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली उससे निकल के हाथ में क्या आया, ये भी तो आपको जानना जरूरी है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फॉर एग्जाम्पल, द लर्नर विल राइट अ कॉन्क्लूजन। उसने मान लो कोई एक्सपेरिमेंट रन किया, इन द एंड ऑफ ईच इन्वेस्टिगेशन उसको जानने को कहा गया था कि देखो कौन से पौधे जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो अपने एनवायरमेंट में उसको आपने देखने को कहा हो। उसके बाद उससे कंक्लूड कराएंगे कि अच्छा तुम्हें क्या समझ आया इस घटना को देखते हुए, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तुमको क्या लगा, तो निष्कर्ष निकलवाएंगे आप, ठीक। इसी को हम इन्फरिंग कहते हैं। अपने दिमाग में आपकी जो इंटरप्रिटेशन है किसी चीज को लेकर के, आपने क्या इंटरप्रेट किया, आपने क्या कंक्लूड किया, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, है ना। ऐसा हो सकता है कई बार आपको गलत फहमियां होती हो जीवन में, और आप किसी से डिस्कशन करते हो परिवार में और आपका कंक्लूजन कुछ और निकल आता हो। तो फाइनल जितना भी आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, आपने फिर क्लासिफाई किया उसको इस कैटेगरी में, ये तो इसने गलत किया, है ना। फिर आपने और चीजें की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बात की, देन आप अनुमान लगा रहे हैं लास्ट में, या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं आपकी जो इंटरप्रिटेशन निकली है। फाइनली आप कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब हो गया। लास्ट पॉइंट है, लास्ट प्रोसेस स्किल है प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या है, अनुमान लगाना। देखो ये हाइपोथेसिस क्रिएट करने में, परिकल्पना को बनाने में ये सारे स्टेप्स शामिल थे। परिकल्पना का मतलब ये नहीं बस मान लिया और हो गया, इसमें बहुत सारे एविडेंस लगते हैं। हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस या परिकल्पना, ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो हाइपोथेसिस की यदि बात की जाए तो प्रिडिक्टिंग का इसमें यूज होता है, अनुमान लगाने का, कि ऐसा ऐसा हो सकता है। द लर्नर विल प्रिडिक्ट व्हाट इज अ बॉक्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस यूजिंग द सेंस ऑफ टच। आप इसमें अनुमान लगाते हैं, है ना। आप अनुमान लगाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे, अपनी पुरानी समझ के आधार पे, या अपने सेंसेस के आधार पे आपने अनुमान लगाया, दिस इज प्रिडिक्टिंग, ठीक, जिसको आप रीडिंग में भी यूज करते हैं। तो दीज वर दी प्रोसेस स्किल्स, these were the 6 process skills: observing, classifying, measuring, communicating, inferring और predicting। यानी अवलोकन करते हैं आप, वर्गीकरण करते हैं, जरूरी नहीं है स्टेप में ही हो, अवलोकन करते हैं आप, वर्गीकरण करते हैं, मापन करते हैं, संप्रेषण, डिस्कशन होगा, निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना। ये सारी चीजें बच्चों में आपको डेवलप करानी है, जरूरी नहीं है स्टेप बाय स्टेप ही हो, अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग स्किल को डेवलप कराने की या प्रोसेस स्किल को डेवलप कराने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होगी, ये बेसिक बात है, सभी को समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो शेयर करके बाकी लोगों को भी समझा दो, है ना। खैर, अब हम चलते हैं जहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं, हर साल आते हैं। थीम्स ऑफ ईवीएस, ईवीएस की थीम्स, इनको हिंदी में जो भी कहते हो आपको एज इट इज याद रखना है। कितनी थीम्स हैं, कितनी ब्रॉड थीम्स हैं, अगर कोई पूछे आपसे कितनी बड़ी, मुख्य जिनको हम कहेंगे, ब्रॉड थीम्स कितनी हैं ईवीएस के अंदर, ब्रॉड थीम्स कितनी हैं, ब्रॉड थीम्स हैं आपकी 6, कितनी टोटल, 6, कितनी है, 6, ठीक। हाँ, बारिश के कारण बफरिंग तो नहीं हो रही है, ये देख लेना बस, ठीक है। टोटल ब्रॉड जो थीम्स हैं वो हैं 6, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इस पॉइंट को, इस टॉपिक को लोग हल्के में लेते हैं और 1 नंबर खोते हैं, 2 नंबर खोते हैं, कई बार 3 नंबर की भी आ जाती हैं ये, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने लेक्चर करते हैं बहुत खुशी की बात है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, बच्चे का जन्म कहां होगा, देखो इनके अराउंड, इन 6 थीम्स के अराउंड पूरा सिलेबस बनाया जाता है। सिलेबस में चैप्टर की जगह थीम्स हैं ईवीएस में, जिससे इंटरकनेक्टेड नॉलेज बच्चे की अपने एनवायरमेंट को लेकर के कनेक्टेड नॉलेज बने, ठीक है, डेवलप हो। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार, पहले जन्म होगा कहां जाएगा, पड़ोसी के पास के परिवार के पास, पहले परिवार, है ना, पहले परिवार, बाद में दुनिया घूमना शुरू करेगा ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी सबसे पहले उसका जन्म होता है, वो परिवार में होता है बच्चा, ठीक, कोई भी इंडिविजुअल। फैमिली एंड फ्रेंड्स की समझ उसकी डेवलप होनी चाहिए, ये आपका पहला स्किल है, जो पहला थीम है, कि परिवार और दोस्त जो आसपास का उसका माहौल है उनसे वो जुड़ पाए। ये पहली थीम हुई ईवीएस की। दूसरी थीम, मतलब इससे रिलेटेड चैप्टर्स डाले गए हैं, अगर आप देखेंगे फैमिली का टाइप है, फैमिली का भी टाइप बताए हुए हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, फलाना फैमिली, और कैसे लोग फैमिली के साथ मूव करते हैं एक दूसरे। आपने अगर ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ी तो आप ये सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे, अगर आप ढक्कन नहीं है तो, जो कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को। अजय नाथावत कह रहे हैं बिग फैन ऑफ यू, प्लीज इसे ऐसे ही क्लासेस लेते रहिएगा। तनु शर्मा भी आपकी क्लासेस 1 मंथ से ले रही हैं, बहुत बढ़िया, नाम ले लिया जी आप दोनों का ही, थैंक यू सो मच। क्लासेस तो चलती रहेंगी, देखो साल भर चलती हैं। देखो एक बार, इवन मेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्लासेस की छुट्टी भी हुई है सीटेट की क्लासेस के लिए। परिवार और दोस्त, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में चैप्टर्स हैं, बच्चे खेलने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, वहां पे भी कुछ सीख रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं कबड्डी के, इसके उसके। फिर दूसरा थीम्स है, जो दूसरा थीम है वो है फूड, यानी खाना, भोजन। इन्हीं 6 थीम्स पे पूरा सिलेबस बेस्ड है आपका, चैप्टर वाइज की जगह थीम बेस्ड है, खाना या भोजन। इनको जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना कम है, ये फाइनल रिवीजन है। भोजन भाई, अब आपका परिवार में जन्म हो गया, आप परिवार में हैं, दोस्तों में खेल भी लिए, खाना भी तो चाहिए खाने को, तो परिवार के जस्ट बाद फूड, खाना आएगा, फैमिली, फिर खाना भी चाहिए, फूड, फिर पानी भी तो पियोगे खाने के बाद, तो तीसरा क्या हो गया, वाटर, यानी जल। तो आपने देखा होगा पानी के प्रति भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, कि कैसे घाटीसर लेक्स का जिक्र हुआ है एनसीईआरटी में 3rd to 5th की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये बताया गया है कि वाटर कंजर्वेशन कैसे जरूरी है, टांका कैसे बनाया जाता है, टैंक जिसको हम कह रहे हैं, जल की भी बातें हुई हैं, ठीक, बारिश कुछ जगह पे कम कैसे होती है, सारी बातें हुई हैं। तो पहले परिवार, फिर खाना खाओगे, पानी भी पियोगे, फिर रहने को भी तो कुछ चाहिए, पानी खाना से तो चलेगा नहीं, आपको शेल्टर चाहिए, यानी आवास, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आवास। अब आप कहीं रहोगे भी, भाई जिसका जैसा हिसाब है वो वैसे रहेगा, चाहे कोई झोपड़ी में रहे, चाहे वो कोई कहीं और रहे। फिर है ट्रेवल। ट्रेवल का सिंपल सा मतलब है, आपको क्या करना है, घूमना फिरना है, आपको करना है घूमना फिरना है। ऐसा तो है नहीं आप पेड़ तो है नहीं, वो जो शकुंतला मूवी आई थी वहां से आप ये एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हो कि हम पेड़ नहीं है जो एक जगह पर टिके रहे, हम ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो आप घूम सकते हो,
थिंग्स वी मेक एंड डू। अब आपको कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करोगे अगर दुनिया में रहोगे तो, या सिर्फ खाओगे पियोगे पानी पियोगे रहोगे और सो जाओगे और घूम लोगे, है ना। तो ये 6 थीम्स हैं, इनको याद करने का सिंपल तरीका है, आपका जन्म हुआ, पहले परिवार और दोस्त फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा फिर आपको खाना भी चाहिए फूड, फिर आपको पानी चाहिए वाटर, फिर आपको घूमना शेल्टर भी चाहिए रहने के लिए तो शेल्टर यानी आवास, फिर आपको घूमना है ट्रेवल, और फिर कुछ काम तो करोगे ना। इसीलिए तो यहाँ पे हम सब जुड़े हुए हैं कि नौकरी लगे भाई, कुछ काम हिल्ला मिले, शादी वादी जब करेंगे पहले नौकरी मिल जाए। जिनकी हो गई है वो सोच रहे हैं कि ठीक है कुछ काम तो कर लिया, अब घूम लिया फिर लिया पानी पी लिया खा लिया सब कर लिया, अब ये काम भी कर लेते हैं, है ना। तो 6 थीम्स ये याद कराने के तरीके हैं, ये ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है किसी किताब में, कभी दिल पे ले लो। देखो 6 थीम्स, पहला फैमिली, जल्दी से बोलो जोर जोर से चिल्ला के, घर में बोलो मम्मी को पकड़ के, मम्मी पहला थीम फैमिली, है ना। फैमिली परिवार है पहला थीम, फैमिली एंड फ्रेंड्स सब चाहिए, ठीक। इसके आसपास अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज जुटाई होगी तो आपको पेपर में हेल्प करेगी। फिर खाना भी चाहिए आपको, है ना, आधे लोग तो खाने के लिए ही जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खाने के लिए जी रहे हैं वो, ठीक। तो फूड, स्ट्रेस हो तो खाने लगते हैं, भूख ना हो तब भी खाने लगते हैं, ठीक। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर फूड, फिर पानी भी चाहिए। थर्ड थीम हो गई वाटर, ठीक है बात। फोर्थ क्या है भाई, शेल्टर भी तो चाहिए, तो आवास भी चाहिए आपको। फिर है फिफ्थ ट्रैवल, घूमना फिरना भी है, एक जगह पे थोड़ी टिके रहेंगे, साइकिल चाहिए स्कूटी चाहिए बाइक चाहिए गाड़ी चाहिए, और मन करे तो प्राइवेट जेट भी चाहिए, है ना। ये ज्यादा नहीं हो गया ये, देखो एक बार। फिर थिंग्स भी मेक एंड डू में मैंने ये थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल इसीलिए डाला है कि एक तो हम हर एक प्रोफेशन को क्या कर पाए, रिस्पेक्ट कर पाए, दूसरा पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना। समझ पा रहे होंगे जो लोग समझ रहे होंगे, मम्मी मारेंगी कोई बात नहीं पिट लेना, है ना, याद रहेंगी फिर थीम, मम्मी आपको बताएंगी कि जिसके लिए तुम्हें पीटा था अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया ना तो देखना। तो ये 6 थीम्स हैं, कौन सी 6 थीम्स हैं, पहले फैमिली यानी परिवार, फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें दोस्त भी आ गए, फूड खाना चाहिए, फिर पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ट्रैवल करना है और कुछ काम भी करना है ना, जैसे जो भी मन करे वो कर लीजिएगा। सब थीम्स ऑफ ईवीएस, ईवीएस की अब कुछ सब थीम्स हैं, वो 6 ब्रॉड थीम्स थी, 6 ब्रॉड थीम्स थी, ब्रॉड थीम 6 हैं सिर्फ, अब सब थीम है, जैसे दो थीम्स की सब थीम है। पकौड़ा बेचेंगे, हाँ यही करोगे, पेपर नहीं दोगे तो ठीक से फिर बुरी लगती हैं बातें आपको लोगों की। देखिए एक बार, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, खैर उसमें भी नुकसान नहीं है, अगर आप समझदार और स्मार्ट इंसान है तो वो भी बहुत तरीके से कर सकते हैं आज की डेट में, बट जब आपने पढ़ाई लिखाई की है, शिक्षक बनने की ट्रेनिंग की है, तो पकौड़ा बेचने के लिए तो नहीं की होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, है ना। तो आपकी इच्छा थी कि आप शिक्षक बन जाए, तो वही बने तो अच्छा है फिर, या शौक है तो बन जाइए। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार एवं दोस्त, ये पहला थीम है, जिसके कुछ सब थीम्स हैं, जिसके 4 सब थीम हैं, मतलब इन थीम्स के भी कुछ सब थीम्स हैं। अगर आपको वो 6 थीम्स याद हैं तो आप पेपर में इन चारों को हटा देंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये मेन थीम नहीं है, मेन थीम वही है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड वाटर शेल्टर ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 हैं मेन, इनके अलावा सब थीम है। तो ये पेपर में बड़ा तरक्की से पूछा, मतलब तरीके से पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं कैसे आते हैं इससे। रिलेशनशिप्स यानी रिश्तेदारियां, है ना, ये वो वाले रिलेशनशिप्स नहीं है आपके बाबू सोना वाले, नॉर्मल इसमें सारे रिलेशनशिप्स आते हैं। कई लोगों को आजकल रिलेशनशिप देख के एक ही मतलब समझ आता है, ये आपके सारे रिश्ते हैं इसमें, माँ बाप बहन भाई दोस्त यार सब। फिर वर्क एंड प्ले भी इसी में है, बच्चा कुछ कुछ काम करेंगे खेलेंगे कूदेंगे एक साथ, ठीक है बात। फिर है एनिमल्स, एनिमल्स यानी पशु, ये भी आसपास ही है ना, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ही है ना आसपास कहीं ना कहीं। फिर है फोर्थ प्लांट्स, भाई प्लांट्स भी तो आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है ना। बहुत बढ़िया, वाह हर्ष, पढ़ लेते थोड़ा, शायरी फेंक रहे हो। देखो फिर है प्लांट्स, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, है ना, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, फूड, फूड क्या है देख लीजिए, फूड यानी खाना भोजन। अब इसकी भी कुछ सब थीम्स हैं, ज्यादा ज्यादा की नहीं है, बस इन्हीं 2 की हैं, इन्हीं 2 की हैं, ठीक है बात, इन्हीं 2 की सब थीम्स हैं। देखिए देखो एक बार,
फूड में क्या होगा, टेस्टिंग, वो चैप्टर नहीं है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग वाला, उसको भी मैं रिवाइज कराऊंगी। टेस्टिंग का मतलब है आप टेस्ट करते हैं, इसके ऊपर भी चैप्टर्स हैं कि कैसे हमारा जो फूड है वो हमारी जीभ के कौन से हिस्से से कौन सा टेस्ट है, उस दिन हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो इन सब चीजों को समझ के जाना, कभी याद करने के लिए ही नहीं है, पेपर में पूछी जा सकती हैं। डाइजेस्टिंग, हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, एसिडिक, इसमें जूसेस होते हैं, ये डाइजेशन का चैप्टर हो गया। ये फूड के अंदर आएंगे सारे चैप्टर। कुकिंग, कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं किस चीज को, दूध को उबाल करके, धनिया को गीले कपड़े में लपेट करके। फार्मर्स एंड हंगर, इस पे भी वो चैप्टर है ना जो काला हांडी वाला, ठीक। तो ये फूड के हो गए। ये अगर आप नहीं याद कर पाए तो 6 ब्रॉड थीम याद कर लीजिएगा, इनको आप अपने आप हटाना सीख जाओगे, वैसे याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन भी थीम से आते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देख करके बता दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। कौन सी एक ब्रॉड थीम नहीं है ईवीएस की, ये बता दीजिए फटाफट से। कौन सी एक ब्रॉड थीम नहीं है ईवीएस की, ये बताने का कष्ट करेंगे आप 1 ही मिनट के अंदर। जल्दी बताइए, आंसर कर लो, बहुत मजे आते हैं कई लोगों को कहती में। बताओ एक बार। वर्क एंड प्ले, कैसे पता लगा? सिंपल है ना, शेल्टर तो था, फूड तो था मेन थीम में, थिंग्स वी मेक एंड डू भी था 6th, लेकिन वर्क एंड प्ले जो था वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में या बाद में आया है, वो किसी का सब थीम है, मेन थीम नहीं है, क्योंकि मेन थीम तो वही है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा वाटर, सॉरी फूड, फिर वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। 6 के अलावा अगर कोई भी मिल जाए तो वो सब थीम है या थीम नहीं है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो 1 नंबर आ जाएगा। एक ही नहीं लाना, मतलब एक एक करके जोड़ना है। फिर है आपका नेक्स्ट, है ना, सो मत जाना, लाइक शेयर करते रहना, जैसे ही नींद आए लाइक वाला बटन चेक कर लिया करो हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्यू पेडागोजिकल पॉइंट्स, फ्यू पेडागोजिकल पॉइंट्स, पेडागोजी के कुछ पॉइंट्स हैं जहां से पूछा जाता है क्वेश्चन हर बार। एनसीईआरटी ने कोशिश की है थीम्स के द्वारा बच्चों की डीप यानी गहरी एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, जो आपसे पूछा जाता है पेपर में कि एनसीईआरटी में चैप्टर्स की जगह सिलेबस में थीम्स क्यों दिए हैं, तो आप कहेंगे ताकि बच्चों की थीम्स के अकॉर्डिंग इंटर रिलेटेड जो समझ है वो डीप हो सके, गहन हो सके, और इंटर रिलेटेड कनेक्टेड समझ बन सके हर एक थीम की और हर एक थीम से जुड़े टॉपिक्स की, चैप्टर्स की। तो डीप एंड इंटर रिलेटेड समझ बन सके, इसलिए चैप्टर्स की जगह थीम्स दिए हैं। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात। ईच थीम बिगिंस विद अ की क्वेश्चन, जैसे ही थीम शुरू होता है तो आपसे पूछा जाता है अच्छा आपने खाना तो खाया ही होगा, ये वो, और बच्चों की सूटेबल लैंग्वेज में, फारसी में नहीं, यानी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, आपकी आसान भाषा में। वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, क्लास, कल्चर। अब टीचर को इन सब चीजों के प्रति सेंसिटिव रहना है, इन अंतरों को डील करना आना चाहिए, संवेदनशील रहना है। कैसे डिफरेंसेस के प्रति, जेंडर यानी लिंग से संबंधित, लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। क्लास में कल्चर के बेसिस पे या किस क्लास का कौन सा बच्चा है, कौन अमीर है गरीब है, इस बेसिस पे आप आधार ना बनाएं। रिलीजन यानी धर्म के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, और कौन किस लोकेशन से आता है, कौन किस स्टेट से आता है आपकी क्लास में, इसको आप रिस्पेक्ट कर पाए, बजाय कि उनको और बढ़ाने के अंतरों को। आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अपना पाए, आप सेंसिटिव हो पाए हर एक चीज के प्रति। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे बढ़ेंगे। अब इवैल्यूएशन जो जनरली पूछा जा सकता है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए आपके थ्रू आउट द ईयर, जिसमें आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, किस बेसिस पे, उसको ऑब्जर्व करके, उससे क्वेश्चन पूछ के, उससे कोई ड्राइंग ड्रॉ करा के, कोई डिस्कशन करा के, वो भी ग्रुप्स में। ये वर्ड्स आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होनी ही होनी है 100%। ऑब्जर्व करके, क्वेश्चन पूछ के, डिस्कशन करा के, ड्रॉ करा के, है ना, ग्रुप्स में बिठा के, नरेशंस का, व्याख्यान का यूज करके आप बच्चे को असेस कर सकते हैं सतत रूप से, उसको डरा करके नहीं, एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट में। अब थीम्स से एक और क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था पेडागोजिकल पॉइंट में, इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स की जगह पर थीम दिए हुए हैं सिलेबस में, इसका रीजन बता दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था इसका रीजन क्या है। अगर आप ना बता पाए तो मम्मी के पास जाइए और कहिए कि मम्मी मुझे मुर्गा बनाओ, मुर्गी बनाओ, कॉर्पोरल पनिशमेंट दो। बेशक आरटीई ने बैन कर दिया हो, बट मम्मी को सारा अधिकार है, क्योंकि मेरे से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जो बच्चा सा क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था।
श्वेता वर्मा कह रही है हेलो मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत से टीचर्स के लेक्चर देखती हूँ लेकिन जितना आपका समझ आता है उतना किसी का नहीं। थैंक यू सो मच श्वेता। बाकी कंपैरिजन ठीक है, आप तो कर ही सकते हैं, आपको कौन बेहतर लगता है ना, कोई बात नहीं, अच्छा लगा हमें। हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं, किसी भी रेस में शामिल नहीं है, ना कभी थे ना कभी होंगे। देखिए इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। क्यों, आखिर क्यों, है ना, पूछता है भारत। देखो एक बार, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चे की एनवायरमेंट की नॉलेज बेहतर हो, या फिर फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। ये बात भी सही लग रही है। थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज एज इजी और मुश्किल इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। चैप्टर कम करने के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता, टीचर का लोड कम करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता, ठीक है बात। इसी बात पे यदि हम बात करें, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, ऑब्वियसली चैप्टर्स भी इसीलिए होते, लेकिन इसका मुद्दा यह है थीम्स का कि बच्चे के अंदर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आ सके एनवायरमेंट के इश्यूज को लेकर के, इसलिए वो थीम्स के बेसिस पे सीखे, ना कि अलग अलग चैप्टर्स के बेसिस पे। ठीक है बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई? भगवान डिसलाइकर्स के जीवन को अच्छा बनाए, इनके जीवन में खुशियां लाए। ये लोग इतने दुखी हैं कि यहाँ आके खेलते रहते हैं जैसे कुछ होने वाला है। देखो मैप और डायरेक्शन पे भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, हर बार आते हैं, और ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। मैप मतलब भारत का मैप आपके घर में लगा हो, आपके पास हो, वो जो ब्लैंक मैप आता है ना, उसको लेके बेशक लिख लिया करो कौन सा स्टेट कहाँ है, ठीक है। मैप की आपको समझ हो और थोड़ी सी डायरेक्शन की, क्योंकि आजकल 1-2 क्वेश्चन मैप पे और 1-2 क्वेश्चन डायरेक्शन पे मिलकर के 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं पेडागोजी में, ठीक है। डायरेक्शन मतलब दिशाओं का ज्ञान, बेसिक ज्ञान। अब आपको समझा तो रटा तो कोई नहीं सकता, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको हो, आपको पता है 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे इसके है साउथ यानी दक्षिण, इधर ईस्ट जिसको हम पूर्व कहते हैं, और वेस्ट जिसको हम पश्चिम कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है वो नॉर्थ ईस्ट बनेगा, और नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के आपके राज्य नहीं है 7 सिस्टर स्टेट्स, वो सब नॉर्थ ईस्ट में ही है, ठीक। तो ये आपको पता हो, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक। इनको मैं रिवाइज करा रही हूँ, मैं कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्ञान वाली बात है। हरमीत नाम बोल दिया आपका, आशीर्वाद तो रहता ही है। देखो फिर है इधर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हो गया, साउथ वेस्ट। सिंपल है, वो जो एक व्यक्ति अपने घर से चलता है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और कहाँ पहुंचता है, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये 8 चीजों के बारे में आपको पता हो बेसिकली, ठीक, ताकि आप दिमाग में भी सोच पाए कि जो JNK है, जम्मू एंड कश्मीर, वो कहाँ है, ऊपर है, नॉर्थ में है, तमिलनाडु कहाँ है, साउथ में है ना। ये बेसिक चीजें आपको पता हो, ठीक। मैप की अगर मैं बात करूं तो मैप तो आपको देखना ही पड़ेगा हर रोज लगभग, लेकिन मैं एक छोटी सी समझ बता देती हूँ, इसको दिल पे मत ले जाना, है ना, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं बात करूं, 2-3 चीजें याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन बनता है। इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ईस्ट में है, बंगाल की खाड़ी ईस्ट में है, नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक। ऊपर राजस्थान को छोड़ के नीचे जैसे गुजरात की तरफ आते हैं तो क्या शुरू हो जाता है आपका, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक। तो ये बेसिक चीजें ऊपर आपको पता ही है, ये तो JNK वाला मतलब पहाड़ी इलाका हो गया, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बता दो फटाफट से आओ। अरेबियन सी यानी अरब सागर किधर है, ये क्या है, वेस्ट है, ये पश्चिम में है। ईस्ट में जहां आपकी नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं सारे, हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और नीचे साउथ में बिल्कुल इंडियन ओशन यानी बिल्कुल। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी, ये तो बेसिक सी चीजें, इस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फिर भी अगर आप मैप को देखना चाहते हैं तो एक नजर हम मैप पे डाल सकते हैं, वैसे 1 मिनट में याद नहीं होगा और रटने से भी याद नहीं होगा, ये बार बार देखने से याद हो जाता है ना। ये सिंपल ही था, यहाँ अरेबियन सी है, कहाँ, अरेबियन सी के आसपास कौन से आपको राज्य दिख रहे हैं, महाराष्ट्र, ठीक। इधर गुजरात, ये बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, सीमाओं पे, गोवा हुआ, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका के पड़ोसी पूछे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका के पड़ोसी केरला है, ऊपर गोवा है, इधर आंध्र प्रदेश है ना। और अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश किधर है, बे ऑफ बंगाल के पास, इधर आप देख रहे हैं ये
वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल पड़ेगा, उड़ीसा बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ मिलेगा। ठीक, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। इधर राजस्थान है तो ये पाकिस्तान की बाउंड्री आ गई, इधर चाइना है ना, ऊपर लेह लद्दाख, इसके पड़ोसी कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रही हूँ कुछ भी। क्वेश्चन पूछा था झारखंड कहाँ है, तो इन्होंने पूछा था ओडिशा के नॉर्थ में। तो ये आपको पता होना चाहिए पड़ोसी राज्य एक दूसरे के कौन से हैं। ठीक है बात। कंटेंट भी करेंगे थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है। अभी तो हम पेडागोजी ही कर रहे हैं। एनसीएफ की क्या रिकमेंडेशन है, इस पे भी एक क्वेश्चन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता दुनिया में कि एनसीएफ से एक क्वेश्चन आए आपके ईवीएस में या इवन हर एक सब्जेक्ट में सीटेट के। देखिए एनसीएफ की रिकमेंडेशंस की यदि बात की जाए, राहुल यादव देखिए आंसर कीजिए, 24,000 लोग हम जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर करते रहिए। एनसीएफ की रिकमेंडेशंस की बात करें तो एनसीएफ 2005 ये रिकमेंड करता है कि जो बच्चे की जिंदगी है ना स्कूल के अंदर, वो उसकी बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हो, जहां वो बाकी के बहुत सारे घंटे रहता है, 24 घंटे में से 6, 7, 8 घंटे ही तो स्कूल रहेगा हद से हद, है ना, बाकी तो वो बाहरी दुनिया में ही रह रहा है। तो उसकी बाहर की दुनिया से स्कूल की दुनिया को जोड़ा जा सके, यानी कनेक्शन बिल्ड हो सके, संबंध विकसित हो सके। ठीक, कनेक्टिंग होनी चाहिए नॉलेज क्लासरूम की। जितना कंफर्टेबल वो घर पे फील करता है उतना कंफर्टेबल उसको घर में, जितना कंफर्टेबल उसको घर में और कम्युनिटी में फील होता है उतना ही उसको स्कूल में भी हो। यानी गैप कम होना चाहिए किसके बीच में, स्कूल और घर और कम्युनिटी के बीच में। उसको एकदम ऐसा ही माहौल दो जो नेचुरल हो, जो वो बाहर ढूंढता है। बुकिश नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। बुकिश नॉलेज और रोट लर्निंग, यानी किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा नहीं बनाना उसको। पहले बहुत अच्छा समझा जाता था कि जो बच्चा ये तो किताबी कीड़ा है भाई, पढ़ता रहता है ये तो हर टाइम, ये तो 3 इडियट का चतुराम लिंगम है, बाद में पता लगा ये तो, है ना। तो बुकिश और रोट लर्निंग यानी रटने को और किताबी ज्ञान को डिस्करेज करना है, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग को उसकी बढ़ावा देना है, मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना है। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। फिर है टेक्स्ट बुक डेवलप्ड। अब देखो बहुत मजेदार चीज, टेक्स्ट बुक के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तक, हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जैसे एनसीईआरटी की हमने समरी की है, तो टेक्स्ट बुक की यदि मैं बात करूं, पाठ्य पुस्तक की यदि मैं बात करूं, देखिए एक बार, मजाक सिर्फ मैं करती हूँ हमारी क्लास में, ठीक है नम्रता झा। टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन दिस बेसिस अटेम्प्ट टू इंप्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोट लर्निंग। जो आपकी पुस्तक है ना एनसीईआरटी की या ईवीएस की, एनवायरमेंटल स्टडीज की, पर्यावरण अध्ययन की, वो ऐसी होनी चाहिए जो रटने को बढ़ावा नहीं, हताश करे, हतोत्साहित करे रटने को। एक क्वेश्चन आया हुआ था ईवीएस की टेक्स्ट बुक की विशेषताएं, तो उसमें था कि डिस्करेज करे रोट लर्निंग को, एक था अवॉइड करे एक्सप्लेनेशन और परिभाषा, जिसको डेफिनेशन कहते हैं, है ना। तो कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो गई, अभी कल परसों मैंने उसमें कराया था स्पेशल क्लास में, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए ये देख के कि डिस्करेज करे रोट लर्निंग को, ये विशेषता होगी कि नहीं होगी। ये विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना भी सीखना है। तो रोट लर्निंग को डिस्करेज करे, डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशंस को अवॉइड करे, बुकिश नॉलेज ना भरे, बल्कि रियल लाइफ आसान लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए बुक की, आसान भाषा होनी चाहिए। ईवीएस क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पूरे तरीके से क्या करता है, महत्व देता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा को। बाल केंद्रित शिक्षा यानी बच्चे को केंद्र में रख के एक्सपीरियंसेस उसके अकॉर्डिंग डेवलप होने चाहिए। ठीक है बात। ये बात किसने कही है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपी 1986 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर आई थी। इट विल हेल्प अस अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यदि हम किताब को अच्छा कर दें तो इससे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम अचीव कर पाएंगे। बुकिश नहीं रहेंगी ना चीजें, किताब भी हेल्प करेगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बनाने में। तो बुक कैसी होनी चाहिए, जिसमें रोट लर्निंग को हतोत्साहित किया गया हो, अवॉइड करे किसको, डेस्क्रिप्शंस को, बिना वजह की कहानियां और डिस्क्रिप्शंस एंड टेक्निकल लैंग्वेज या डेफिनेशंस, भर भर के परिभाषाएं याद ना करनी पड़े बच्चे को। बल्कि आपने देखा होगा ईवीएस की टेक्स्ट बुक इतनी आसान है कि ऐसा लगता है पढ़ने में कि जैसे कहानियां हैं अपनी ही लाइफ की, बच्चों के एक्सपीरियंसेस, ऐसा लगता है जैसे बच्चों के ही एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हो। कुछ है ही नहीं बुक में ऐसा जिसको रटना पड़े आपको। कई लोग कह रहे हैं हिंदी में पढ़ाओ, मतलब मैं फारसी बोल रही हूँ, या इतनी बेसिक इंग्लिश अगर नहीं जानोगे तो पेपर में पास कौन कराएगा आपको। क्योंकि आप अगर प्राइमरी टीचर भी बनने जा रहे हो तो बेसिक इंग्लिश आपको पढ़नी और समझनी तो आती हो, बोलनी नहीं आती तो, है ना। और बुक क्या करे, अवॉइड करे जेंडर बायस को। बुक
टेक्स्ट बुक का फीचर क्या है? जेंडर बायस को, यानी लिंग पूर्वाग्रह को, लिंग पक्षपात को अवॉइड करे उस, और तभी आप देखते हैं बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए उसको, या आप इक्विटी कह लीजिए, जैसे कल्पना चावला के बारे में बात है। इसके अलावा आपकी ये हैं बछेंद्री पाल हैं, या आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं, है ना, सूर्यामणि हैं, इतनी सारी फीमेल जो ऐसे एक्सेप्शनल महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है अपने क्षेत्र में, उनके बारे में बातें हुई है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है ये, बल्कि बढ़ावा है ऐसे जेंडर को जिसको दबा करके रखा गया है। Which one of the following does the National Curriculum Framework 2005 not propose in the context of EVS? ये जो नॉट है ना, नॉट वाले क्वेश्चंस, लीस्ट वाले क्वेश्चंस, अलावा वाले क्वेश्चंस, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा ध्यान से पढ़ना पेपर में, नहीं तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे ही नॉट आ जाता है ना। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज तो होनी चाहिए, तभी तो बुक में एक्टिविटीज दी गई है कि ये करके देखो, बच्चे अपने आप देखें, पुली को लगा के कितनी आसानी से रस्सी खींच पाएंगे, तो ये तो होनी चाहिए। फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, अभी बताया था टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करे टेक्स्ट बुक, सिर्फ तकनीकी शब्द भरे ना हो कि रटने हैं बच्चे को जो समझ में ही नहीं आ रहे, है ना, उसके एनवायरमेंट से जोड़ो। थीमेटिक अप्रोच बिल्कुल फॉलो करनी है, थीम्स 6 ब्रॉड थीम्स हैं ही, बच्चे के अनुभव से और कॉन्टेक्स्ट से, संदर्भ से जोड़ना बहुत अच्छी बात होती है, ये बात भी हमें पता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका सिंपल आंसर है नॉट, तो फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, तकनीकी शब्दों से परिचय कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। एनसीएफ इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देगा कि आपने सिर्फ टेक्निकल टर्म्स डाल दिए बुक में। एकीकृत अधिगम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत अधिगम, ये देखिए एकीकृत अधिगम, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है ईवीएस में, ध्यान से सुनिएगा, इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, निश्चित है बिल्कुल, अब तक की जितनी भी चीजें हुई है ना आज के सेशन में, अभी तक चांस नहीं है कि उन टॉपिक्स को हटा दे पेपर से, बस तरीका बदल देगा पूछने का। तो इसलिए मैंने कहा था 1-1.5 घंटा शुरुआत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को एनसीईआरटी आप अपने तरीके से कर सकते हैं रिवाइज, लेकिन ये पेडागोजी नहीं छोड़ सकते आप, अलग से पेडागोजी नहीं होगी, अब इसी सेशन में इंक्लूड कर दी है मैंने, ठीक है, ईवीएस की। इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये फाइनल रिवीजन है। इंटीग्रेटेड का मतलब है ईवीएस के अंदर आपकी साइंस की नॉलेज भी है, आपकी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जिसको आप कह रहे हैं उसका भी ज्ञान है, उसके भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, और एनवायरमेंट के तो हैं ही। तो ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ जोड़ करके पढ़ाए जाते हैं, ये हम कह सकते हैं, इसी को इंटीग्रेटेड अप्रोच कह रहे हैं, यानी एकीकृत हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ये तीनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एनवायरमेंटल स्टडीज में। अगर हम बात करें तो, एक घूंट पानी पी लूं फिर समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अमेजिंग चैप्टर्स भी आएंगे, एनसीईआरटी को भी रिवाइज करेंगे हम, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। देखो एक बार अगर लाइव देख ले तो दिमाग रहता है एक्टिव, और बाद में रिवाइज करके नोट्स बना लिया करो, इनफ हो जाएगा। वैसे मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, बट खुद बनाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो दिमाग में याद रहता है ना, जब आप कोमल, बहुत बढ़िया, जब आप रिवाइज करते हो तो याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है बात या नहीं। और ये बता दो अब, हाउस द जोश है, हाई है कि नहीं है एग्जाम को लेके, ये बताओ, अभी कंटिन्यू करेंगे यार, थकान आजकल ज़्यादा हो रही है, जल्दी बताओ। 120+, हाँ, और फिर मीटअप में भी मिलेंगे, 120+ लेके आओ, मीटअप में मिलेंगे। मैं भी बिल्कुल आप लोगों की इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी छोड़ी हुई हैं, और बिल्कुल लगी हुई हूँ मैं भी। जैसे ये 5 मैराथन खत्म होती है ना, मैं देखूंगी दिन वाला सेशन भी कंटिन्यू करेंगे या बड़ा सेशन रखेंगे। देखिए एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी, चाहे पढ़ाना कुछ कम करना पड़े, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजे की बातें कर ली आप लोगों ने, आ जाओ वापस से। देखिए ईवीएस में बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी इंटर रिलेटेड है, जैसे कि आपका
अगर मैं बात करूं, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। एक टॉपिक से आपने दूसरे टॉपिक को जोड़ दिया, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट करना है, यानी बढ़ावा देना है आपको एज अ EVS टीचर। द चाइल्ड लुक्स एट द एनवायरमेंट अराउंड हिम इन अ होलिस्टिक मैनर। ये बात आपको याद रखनी है कि बच्चा क्या है, संपूर्ण रूप में देखता है अपने एनवायरमेंट को, कंप्लीट देखता है, एज अ होल देखता है। वो ऐसे नहीं सोचता कि पेड़ देखा तो कहा अरे ये तो ना ज्योग्राफी का पार्ट है या ये तो EVS का पार्ट है। उसने किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा तो उसने कहा अरे ये तो साइंस का पार्ट है ना लिपि। फिर अगर उसने देखा कि कोई समाज के बारे में टॉपिक है, वो कहे ये तो SST का हिस्सा है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एनवायरमेंट है, उसके लिए वो माहौल है, वो वातावरण है आसपास का सब कुछ। वो साइंस, सोशल साइंस या EVS में अलग अलग डिवाइड नहीं करना जानता, उसके लिए वो उसका पर्यावरण है। इसीलिए एकजुट होकर के EVS में तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, ठीक, क्योंकि वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं करता, हिस्सों में विभाजित नहीं करता टॉपिक्स को कि ये साइंस का टॉपिक है। जैसे डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, अभी आज भी रिवाइज कराऊंगी, जो वो डॉक्टर बॉमॉन्ट वाली बात थी, मार्टिन पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो साइंस नहीं है उसके लिए, वो उसके एनवायरमेंट का हिस्सा है, ठीक है। सोशल साइंस अलग से नहीं है उसके लिए कि समाज के किसी बहुत ही बड़े इशू पे बात हो रही है, उसके लिए वो उसका एनवायरमेंट है। इसलिए EVS में तीनों सब्जेक्ट को होलिस्टिक मैनर में एक संपूर्ण परिपेक्ष में आप नॉलेज को दे पाएं, इसलिए इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट किया गया है और कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं किया गया। साइंस, सोशल साइंस और EVS में एक ही साथ इंटीग्रेट करके नॉलेज दी गई है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है कि क्यों नहीं कंपार्टमेंटलाइज किया। जिनको ये थोड़ा सा भी हल्का लग रहा हो ना, पेपर में रोओगे अगर कोई भी चीज आपने छोड़ दी ना आज पेडागोजी वाले पॉइंट्स में से। तो हेंस EVS इन क्लासेस 3rd and 5th, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा में इंटीग्रेट करता है EVS। आगे तो अलग हो जाता है ना, 6th से तो SST के 3 सब्जेक्ट अलग हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, आगे तो अलग हो जाएगा। लेकिन 3rd to 5th तक, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में जो EVS है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैं, उसके जो मुद्दे हैं, उनको साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के हिसाब से उनको बांटा नहीं गया है, एक साथ ही इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, एकीकृत कर दिए गए हैं। यार हिंदी में क्या पढ़ाओ, मतलब मैं फारसी में बात कर रही हूँ, साथ में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। आपकी ना इच्छाएं खत्म हो गई हैं जीवन में सीखने की, जो लोग भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। मैंने खुद हिंदी मीडियम में पता नहीं कितने साल, जो मेन एजुकेशन है मेरी हिंदी मीडियम की हुई है, क्या मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज? मजाक करते हो यार, पेपर में समझ लो कम से कम। जब ट्रांसलेट कर रही हूँ आपके दिमाग में रुकना चाहिए या हिंदी और इंग्लिश पे अटके रहोगे? इतना तो बाइलिंगुअल पता होगा आपको। देखो एक बार, तो 3rd and 5th की जो NCERT है वो एकीकृत करती है अपने अंदर क्या, कैसे इश्यूज को, साइंस यानी विज्ञान के भी विषयों को या मुद्दों को, सोशल साइंस यानी जो आपका सामाजिक विज्ञान है, और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के मुद्दों को, इन तीनों को इंटीग्रेट करके, जोड़ करके पढ़ाया जाता है EVS में 3rd to 5th के लेवल पे। ये बात आपके दिमाग में जानी चाहिए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फारसी हो, कुछ भी हो, बस समझ में आ जानी चाहिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। देखो एक बार, दिस सब्जेक्ट इज नॉट देयर इन क्लासेस 1 and 2। ये जो सब्जेक्ट है कौन, EVS कक्षा 1 और 2 में नहीं है, ये याद रखिएगा। EVS अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता 1st and 2nd क्लास के अंदर, 1st and 2nd क्लास के अंदर, ठीक है। पहली, दूसरी कक्षा में EVS नहीं पढ़ाया जाता, EVS की कोई किताब नहीं होती। इसीलिए मैं और आप NCERT की जो समरी पढ़ते हैं CTET के लिए, वो हम पढ़ते हैं 3rd to 5th की, क्योंकि 1st, 2nd में कोई EVS की अलग से किताब, अलग से बुक नहीं होती, ठीक है। और आप ही के कितने सारे यार दोस्त होंगे यहाँ पे, इन 25,000 27,000 लोगों में, जो क्या कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से है लेकिन उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं समझना। अगर आप चाहेंगे नहीं तो कहां से समझ आएगा? दिस सब्जेक्ट इज नॉट देयर नहीं है, बट द इशू, लेकिन आपको आदत हो गई जो मैं बोल रही हूं वो नहीं सुनना, वो देखना जो लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो, रट्टे लगा लो सबके। इसीलिए मैं PPT पे कम चीजें लिखती हूँ, क्योंकि मुझे रट्टे नहीं लगवाने, आपको आपके दिमाग में जानी चाहिए चीजें। फिर उसके लिए रोते रहते हो, खाली PPT है, खाली PPT है ना, क्योंकि रट्टे लगा के पढ़ोगे कोई पॉइंट नहीं है। फिर वो वहां पे याद करते रहना क्या था क्या नहीं। देखिए, बट द इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट आर मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथ्स। ये बात याद रखनी है। EVS पहली और दूसरी कक्षा में, 1st and 2nd ग्रेड में पढ़ाया ही नहीं जाता अलग से, एक टेक्स्ट बुक, इसकी किताब ही नहीं होती, बल्कि EVS के जो मुद्दे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको किसके थ्रू डिलीवर किया जाता है, मैथ्स और लैंग्वेज के, यानी गणित, क्योंकि उसमें भी वही चीजें होती है ना, एनवायरमेंट में कितने सेब खरीदे, अब वो सेब एनवायरमेंट का हिस्सा है। मैथ्स एंड
लैंग्वेज जो भाषा की कक्षाएं, चाहे वो पेड़ पौधों के बारे में कविताएं हों, तो गणित और भाषा के माध्यम से ही एनवायरमेंटल स्टडीज के टॉपिक्स को कन्वे कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बहुत ज्यादा सिलेबस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अरे टेंशन नहीं लो, मैं कह देती हूँ ना कभी कभी, अगर आप लोग मुझसे कहेंगे और मैं आपसे नहीं कहूंगी तो कैसे चलेगा? अब कभी तो हमें बात करनी होगी ना खुल के, ये हिंदी इंग्लिश पे ही रोते रहते हो जब देखो। ठीक हो गई बात? मैथ्स एंड लैंग्वेज क्लियर हो गई बात या नहीं? ठीक, लैंग्वेज एंड मैथ्स के थ्रू ईवीएस पढ़ा दिया जाता है पहली और दूसरी क्लास में। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है पेपर में। एक क्वेश्चन पढ़ लो अब इसी बात पे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देखो, क्योंकि मेन मुद्दे से भटक जाते हो तब गुस्सा आता है। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। एनसीएफ 2005 हैज नॉट रिकमेंडेड, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, नॉट रिकमेंडेड एनी प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर ईवीएस क्लासेस 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की ना कोई टेक्स्ट बुक है ना कोई सिलेबस है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं है फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की टेक्स्ट बुक या पुस्तक? बताइए, जल्दी बताइए, जिससे करिकुलम का लोड रिड्यूस किया जा सके। ये है रीजन। देखो, कभी भी करिकुलम का लोड बढ़ाने और घटाने के लिए कोई भी काम नहीं होता, अगर जरूरत पड़ेगी तो चीजें बढ़ानी भी पड़ेंगी। ईवीएस इज ओनली फॉर क्लास 3rd ऑनवर्ड्स। ये क्या बात हुई? पूछा है क्यों नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं नहीं है ही नहीं, है ही नहीं का कोई रीजन भी तो होगा, तो रीजन पूछ रहे हैं वो यहाँ। ये नहीं कि सिर्फ 3rd से शुरू होता है, ये तो उन्हें भी पता है, वही तो कह रहे हैं वो। लर्नर्स इन क्लासेस 1 and 2 कैन नॉट रीड एंड राइट। जो बच्चे हैं वो पढ़ और लिख नहीं सकते फर्स्ट और क्लास सेकंड में। कितनी दुख की बात है, बेकार की बात है, जब वो हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं और ईवीएस के लिए उनको लिखना पढ़ना नहीं आता होगा। तो ऐसे झांसे में मत फंसिएगा, इस तरह के ऑप्शन आपको भटकाने के लिए दिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, फिर है टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट। बिल्कुल सही बात है, संदर्भ में सीख जाए बच्चा उन सब्जेक्ट्स को। कैसे? संदर्भ का मतलब क्या है? मैथ्स और लैंग्वेज के संदर्भ में, मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, इतनी बात समझ लोगे या नहीं? लैंग्वेज समझ ली तो काम बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड। एनवायरमेंट के अंदर, ईवीएस के अंदर जो मुद्दे हैं उनको बांटा नहीं गया साइंस और सोशल साइंस में। इसका रीजन बताइए। इंटीग्रेटेड अप्रोच अभी 2 मिनट पहले किया था जब आपको अंग्रेजी की बुराइयां याद आ रही थी। बताओ एक बार, उर्दू में कराऊं? हाँ कराऊंगी, कल से मुझे ही सिखा दो सारी भाषाएं, मेरा तो ज्ञान बढ़ जाएगा, आपका कैसे बढ़ेगा ये बताओ। मैं तो खुद इतना ध्यान रखती हूँ, ये ट्रांसलेशन इसीलिए शुरू किया था कि आप सभी समझ पाए एटलीस्ट। करा देंगे धीरे धीरे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा दिया करेंगे, भर देंगे पूरा पेज यहाँ पे, है ना, जैसे किताबों से पढ़ रहे हो। बताओ एक बार। देखो कितने महान लोग हैं। कई लोग कह रहे हैं क्योंकि सिलेबस सीबीएसई ने बनाया है। अरे हमें नहीं पता क्या? ये पागल हैं क्वेश्चन पूछने वाले, इन्हें नहीं पता सीबीएसई ने बनाया सिलेबस। ये यूं पूछ रहे हैं कि भैया कंपार्टमेंटलाइज क्यों नहीं किया, अलग क्यों नहीं किया? साइंस की अलग बुक, सोशल साइंस की अलग बुक, ईवीएस की अलग, ऐसे क्यों नहीं किया? ईवीएस में क्यों दे दिए तीनों चीजें? तो सिंपल बात है, होलिस्टिक अप्रोच अपनानी थी। बच्चा होलिस्टिकली देखता है अपने एनवायरमेंट को, एज अ होल देखता है, वो अलग अलग नहीं देखता तीनों सब्जेक्ट्स को। इसलिए 3rd to 5th में होलिस्टिक मैनर में लर्निंग देने के लिए उन्होंने नहीं किया। इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। ये फिर से अगेन, ये लोड वोड कम करने के लिए नहीं होता। देखो इसको पढ़ना, इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड। इस नॉट का मतलब वो वाला नॉट नहीं है जो इन जनरल होता है। ये नॉट का मतलब है कि भाई क्यों नहीं अलग किया, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे इसी बात पे। अब हम टेक्स्ट बुक की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं ईवीएस की। देखिए, टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक है ना। देखिए फटाफट से, अगर मैं बात करूं, टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। क्या है ये बात मैं आपको लगभग हर सब्जेक्ट में बता चुकी हूं कि एकमात्र सोर्स, एकमात्र संसाधन नहीं है टेक्स्ट बुक। इसके अलावा भी हजारों चीजें हैं जिसके माध्यम से आप ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक इज जस्ट वन ऑफ द मीडियम्स और रिसोर्सेज, यानी जो पाठ्य पुस्तक है वो बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, बट एकमात्र संसाधन नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, एक अच्छा संसाधन है, एक अच्छा रिसोर्स है, बात सही है, बट
एकमात्र संसाधन यानी ओनली रिसोर्स नहीं है। एक तो ये ओनली के ऑप्शंस ना हमेशा ध्यान रखा करो, ये ओनली जो है ये आपको हमेशा गलत ही तरफ लेके जाता है 99% इन द केसेस। देखिए, बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। किताब ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को सपोर्ट करे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, उसमें एक्टिविटीज दी हुई हो, सारी चीजें हों, है ना, सारे सोर्सेज से बच्चा अपनी नॉलेज को डेवलप कर पाए। जैसे लोगों के बारे में चर्चाएं हों, जैसे आप अपने बुक में लिखा हुआ है, ये आज आप अपने दादा दादी से जाके पूछना पहले सिक्के कैसे होते थे, है ना, उनके एनवायरमेंट के बारे में न्यूज़पेपर्स वगैरह से कनेक्ट कर पाए, वो ओवरऑल कनेक्ट कर पाए नॉलेज को। आगे बढ़ेंगे। देयर इज नो प्लेस फॉर डेफिनेशंस एंड मियर इंफॉर्मेशन। ये ध्यान रखिएगा, बुक का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि टेक्स्ट बुक में ईवीएस की किस चीज की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन, परिभाषाएं नहीं भरी गई हैं, और सिर्फ खाली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हुई है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं भरी है, बल्कि कोशिश की गई है जो लैंग्वेज है, जो जिस भाषा का इस्तेमाल ईवीएस में हुआ है वो फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल मतलब बिल्कुल जी आप फलाना ढिमकाना, बिल्कुल एग्जैक्ट बुकिश नॉलेज या बुकिश लैंग्वेज नहीं है, वो नॉन फॉर्मल है, सॉरी इनफॉर्मल है, या वो भाषा है जो बच्चों के द्वारा बोली जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक चैप्टर है फलाने की डायरी, ये वो किसी का ट्रैवल का वृतांत है, तो उसमें बच्चा बता रहा है मैं ना जब केरला गई थी अपनी मौसी के पास, तो हाँ अच्छा, वो जो अच्छा एग्जाम्पल है लिंग हू फेन जो डिश है, कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मेघालय या मैं इंडोनेशिया में रहता हूँ, और यहाँ पे तो हम लिंग हू फेन खाते हैं, बुक में लिखा हुआ है लिंग हू फेन खाते हैं हम, मतलब बच्चा बता रहा है दूसरे बच्चे को जो पढ़ रहा है उसको कि बिल्कुल नेचुरल एनवायरमेंट है, वो भाषा है जो बच्चों के द्वारा बोली जाती है, ना कि बुकिश लैंग्वेज, डेफिनेशन, टेक्निकल टर्म्स नहीं है। देखिए, पढ़िए इसको, फटाफट से पढ़ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी बताइए, आज की क्लास तो लंबी जाएगी, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट से। Which one of the following characteristics should an EVS textbook at the primary level not have? कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ध्यान से पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन को पढ़ के समझ लिया तो आधा काम तो आपका वही हो गया। इट इंक्लूड्स ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स, ये तो अच्छी बात है, नॉट पूछा है, कौन सी बात सही नहीं है। इट फोकसेज ऑन डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ये खतरनाक है क्योंकि डेफिनेशन को तो अवॉइड करना था, और यहाँ उल्टा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की भी डेफिनेशन है, अमूर्त चीजों की भी, जबकि हमें मूर्त चीजों के द्वारा सिखाना था। ये गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, और यही सही है क्योंकि यही गलत है। ठीक है। इट प्रेजेंट्स नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, ये तो अच्छी बात है, नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में समझ देती है आपकी टेक्स्ट बुक। इट केटर्स टू डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये बात भी सही है, ये केटर करती है बच्चे के विभिन्न बैकग्राउंड जो है, उसके विस्तृत जो पृष्ठभूमि है, अलग अलग बच्चा अलग अलग जगह से आता है, तो इस बात का भी ध्यान रखती है टेक्स्ट बुक। तभी तो इतने सारे चैप्टर हैं, उसमें दिल्ली की भी बात हो रही है, उसमें असम की भी बात हो रही है, उसमें केरला की भी बात हो रही है, उसमें ओडिशा की भी बात हो रही है, तो पूरे इंडिया को कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी बात पे। आपकी पेडागॉजी खत्म होने वाली है कुछ ही मिनट्स में, फिर हम मजे से एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे, जो कि मेन रिवीजन है, पूरी एनसीईआरटी नहीं डाली है, जो मेन है वही डाला है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, ईवीएस के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, बता दीजिए। चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड है, ये तो सही है। अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को एक्सप्लोर करने की एनवायरनमेंट को, ये बात भी सही है। एम्फेसाइज करती है डेस्क्रिप्शन और डेफिनेशन पे, ये बात गलत है, सिर्फ डेस्क्रिप्शन और डेफिनेशन पे नहीं है, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है। सी ऑप्शन ही सही है क्योंकि यही गलत है। ठीक। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, बिल्कुल साइंस, ईवीएस, सोशल साइंस सब कनेक्टेड हैं, ये बात भी सही है। आप लोग आजकल पूरी एनर्जी बना के रखे हुए हैं। लेसर द बर्डन, अब एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चे शिक्षा बिना बोझ के, जो एक रिपोर्ट थी 1992 की प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दी गई, उसमें बर्डन को कम करने की बात की गई है, बच्चे पे बोझ को कम करने की बात की गई है। बच्चे से भारी बस्ता नहीं होना चाहिए। ठीक। तो बर्डन को कैसे कम करेंगे? जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा। कहाँ लचीलापन होगा? किस चीज में? उनके डेली टाइम टेबल में। जो टाइम टेबल है वो लचीला पाया जाए, ऐसा नहीं है फिक्स्ड है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, नहीं, बदलते रहें। कुछ गेम्स वगैरह का भी उनको टाइम मिले, कभी फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हो, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हो। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए टाइम टेबल में, याद रखिएगा, क्या नहीं होनी चाहिए? रिजिडिटी। रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, हम तो जब तक हिंदी में वर्ड्स नहीं लिखे होंगे ना हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने मान लिया है। ऐसा है नहीं, इंसान चाहे तो क्या समझ में नहीं आएगा, है ना। जब मैं यहां से कोशिश कर रही हूं, आप क्यों नहीं कर सकते 2 कदम बढ़ने की कोशिश? ठीक। और रिजिडिटी का मतलब है आप बिल्कुल सूख के लक्कड़ हो गए हैं, अब आप में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं बची है। रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए टाइम टेबल में, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है।
ठीक, फिर है इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डेज टू टीचिंग। ढंग ढंग की जरूरत होगी टाइम टेबल में, ना कि रिजिडिटी की। फिर एक और चीज है, हाँ आपके 3-4 ही पेजेस बचते हैं आपके पेडागोजी के। देखिए, देखो, द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएशन विल ऑल्सो डिटरमाइन द इफेक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। देखो, टेक्स्ट बुक की ही गलती नहीं है, पढ़ाने वाले के भी ऊपर है कि वो कैसे सिखाएगा। टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिए गए हैं पढ़ाने के और मूल्यांकन के, इवेल्युएट करने के, जो क्योंकि मूल्यांकन भी जरूरी है, पता कैसे चलेगा बच्चे कैसे सीखते हैं, कहाँ तक सीख लिया है, जो ऑब्जेक्टिव्स जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे उनको कितना अचीव कर लिया गया है। कोई कह रहा है मेरा इंटरनेट गया, मांग लो पड़ोसी से जाके, उन 4 लोगों से मांग लो जो रिजल्ट पूछने आएंगे आपका कि जी इंटरनेट दे दो रिजल्ट बताऊंगी आपको। देखो एक बार, टीचिंग एंड इवेल्युएशन यानी टीचिंग और इवेल्युएशन के जो मेथड्स हैं, पढ़ाने के तरीके को कैसे यूज किया गया है और मूल्यांकन के तरीके को कैसे यूज किया गया है, इस बात से भी निर्धारित होगा कि टेक्स्ट बुक किस हद तक सफल हो पाई। ठीक है, और बच्चे का एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो पाया, ये टीचर के तरीके पे, चाहे वो इवेल्युएशन का तरीका हो चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो, निर्भर करेगा। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। मैं खुद इतनी ज्यादा, मतलब क्या कहूँ, इच्छुक हूँ आप लोगों से मिलने की। 1 साल से ज्यादा हो गया मीटअप नहीं हुआ है और मुझे बहुत इच्छा है आप लोगों से मिलने की। देखो, सीटेट का एग्जाम दो, जैसे जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं अनाउंस कर दूंगी मीटअप कब है और कितने लोग आ सकते हैं, क्योंकि अभी लिमिटेशन है ना यहाँ। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस, अगर 50 का हुआ तो यार 50 लोग मिलके क्या करेंगे हम, हैं, बट फिर भी रखेंगे। फिर आपको डिसाइड कराना पड़ेगा कैसे ज्वाइन करना है। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस शुड बी गिवन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्टेम्पलेशन। देखो, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, स्पेस दिया जाना चाहिए बच्चे को, अपॉर्चुनिटीज, अवसर दिए जाने चाहिए किस चीज के, कॉन्टेम्पलेट करने के, यानी उच्च स्तरीय थिंकिंग करने के, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स उनके डेवलप हो, उच्च स्तरीय सोच जो है, चिंतन जो है वो बच्चे का विकसित हो। 90% नेट खत्म हो गया किसी का, पड़ोसियों से मांग लो जाके, अपने यार दोस्तों से मांगो जो आसपास हो, मम्मी पापा बहन भाई से मांग लो। अपने बहन भाई से कहो कि तुम्हारी कोई बात नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, आज इंटरनेट दे दो, नहीं तो मैं पापा मम्मी को ये वाली बात बताने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। देखो, दे सकते हैं इंटरनेट, संभावना है ये वाले मेथड्स आपके काम आए। देखो एक बार, मैं नहीं करती हूँ ये। देखो एक बार, उच्च चिंतन सोच, इसलिए नहीं करती हूँ कि ऐसा है नहीं, ऐसा हो सकता है, बस मेरे पास इंटरनेट की कमी नहीं है इसलिए नहीं करती हूँ ये सब। देखो एक बार, उच्च चिंतन सोच, बच्चे की थिंकिंग जो वंडरिंग है इधर उधर से, वो जो आश्चर्य एक पैदा होता है ना बच्चे में, वो वंडर कर सके, घूम फिर सके, एक्सप्लोर कर सके, है ना। छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव वाली गतिविधियों के अवसर देने चाहिए, यानी स्मॉल ग्रुप्स में एक्टिविटी कराइए। पीयर लर्निंग को बढ़ावा दीजिए, पीयर लर्निंग को बढ़ावा दीजिए। शादी कब कर रहे हैं, मैंने अभी कल परसों ही बताया था कि अब ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, उसका मैंने प्रॉपर तर्क दिया था आपको, है ना। देखो, पीयर लर्निंग को, ग्रुप लर्निंग को, एक दूसरे को सहयोग करने को आपको बढ़ावा देना है। उससे क्या होगा, सोशल स्किल्स बच्चे की अच्छी होंगी, सामाजिक जो गतिविधियां हैं, कौशल हैं, वो भी बढ़ेंगे, सोशलाइजेशन भी बेहतर होगा इन सारी एक्टिविटीज से। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि लास्ट है, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड। जो बुक है, पुस्तक है आपकी ईवीएस की, वो कैसी है, बाल केंद्रित है। सो दैट चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर, ताकि बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, अन्वेषण का मौका मिले, और वो कंपेल्ड ना हो क्या, किस चीज के लिए, रटने के लिए। अगर बाल केंद्रित एक्टिविटीज होंगी बुक में तो बच्चों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शौक थोड़ी किसी को रटने का, है ना, शौक थोड़ी है किसी को रटने का। आगे बढ़ेंगे। Which one of the following should be the most important aspect of EVS teaching at primary level? यानी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस को पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो सकता है, ये आप बता दीजिए, फिर हम आपकी पेडागोजी को विराम दे देंगे। माई चैट इज डिसेबल्ड इन लाइव चैट, शेक कर रहे हैं। आपने इतने कमेंट किए होंगे कि ऑटोमेटिकली हो गया होगा, मेरे हाथ में नहीं होता उसको एनेबल करना, देखूंगी मैं, नहीं तो कोई और आईडी बनाओ, कुछ सीखो अपने भाई बहनों से। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ब्लॉक कर दो, वो 2 मिनट में नई आईडी बना के आ जाते हैं। सीखो ऐसे लोगों से कुछ। पीयर लर्निंग नहीं करते हो, शेख मेल करते रहते हो। 23,000 लोग देख रहे हैं, जरा लाइक और शेयर भी देख लें कितने हैं। बहुत बढ़िया। देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है ईवीएस को पढ़ाने का प्राइमरी लेवल पे? एक्टिविटीज कंडक्ट हो सकती हैं और बच्चों में स्किल डेवलप होंगे, बिल्कुल सही बात है। अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, यानी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे आप आकलन में, ये थोड़ी मेन मुद्दा है कि आप आकलन में सक्सेसफुल हो पाए। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, साइंस क्यों, ईवीएस भी है, सोशल साइंस भी है। कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, ये बात सही है, ये बात सही है। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपने, कई लोग करते हैं ना, वो बड़े स्मार्ट बनते हैं, उनको लगता है मैं टाइम बचा लूं पेपर में, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको 2 ऑप्शन में अच्छा लग गया ना कोई ऑप्शन, वो वहीं आंसर करके और आगे बढ़ जाएंगे कि टाइम बचा लिया। और अगर आपने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े ना पेपर में, तो बर्बादी निश्चित है, क्योंकि यहां लैंग्वेज का ही खेल है सीटेट में। अगर आपने ये डी तक नहीं पढ़ा था तो आपको पता ही नहीं लगता कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ए में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, ए ऑप्शन बहुत अच्छा था कि कंडक्टिंग एक्टिविटीज एंड डेवलपिंग स्किल्स, यानी बिल्कुल आप कंडक्ट करें और स्किल्स को भी डेवलप करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अगर आप जोड़ पाए तो ज्यादा अच्छा है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इसलिए स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। यहां तक कि पेडागोजी की बात थी, 15 नंबर आपके निश्चित हो गए हैं। अगर आप ध्यान से पेपर को रिवाइज करेंगे, इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी हवा में नहीं आएंगे नंबर प्रैक्टिस करने से आएंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन करने से आएंगे, अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होगी तब नंबर आएंगे। ठीक है बात, मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा मल्टीपल टाइम्स। अब हम एनसीईआरटी को फटाफट से मेन पॉइंट को रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी से कर देंगे, आधे घंटे में ही। देखो ये मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगी क्योंकि आपको करा चुकी हूँ बहुत बार। स्कूल जाने का, स्कूल कैसे जाते हैं असम के बच्चे? बांस और रस्सी के ब्रिज को बना करके असम में बच्चे स्कूल जाते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। असम में बच्चे बैम्बू और रोप ब्रिज से जाते हैं, यानी बांस और रस्सी के ब्रिज को बना करके। ट्रॉली का इस्तेमाल स्कूल जाने के लिए किया जाता है लद्दाख में। सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल नॉर्मल एरियाज में किया जाता है पानी के ऊपर। वैलम जो है एक छोटी सी लकड़ी की नाव है जो केरला में चलती है। कैमल कार्ट क्या है, राजस्थान में चलती है। कैमल कार्ट कहाँ चलती है, राजस्थान में। ठीक, ऊंट गाड़ी, इतना तो पता ही है आपको। बुलक कार्ट्स जो बैलगाड़ी है वो विलेजेस, जो प्लेन विलेजेस हैं, जो समतल एरिया है वहां चलती है। जो उत्तराखंड में अनइवन रास्ते हैं वहां पे रॉकी पाथ्स हैं, ये हमें पता है। जो एक पक्षी की आंखें हैं वो उसके सर पे होती हैं और उसके जो कान हैं वो होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वो सुन पाता है। सर पे आंख होती है उसकी दोनों तरफ। ठीक, और अगर वो, अभी आगे बताऊंगी, लिजार्ड अगर वो सेम ऑब्जेक्ट पे देखेगा तो दोनों आंखें एक साथ फोकस करेंगी, नहीं तो वो दोनों आंखों से अलग अलग 2 ऑब्जेक्ट पे भी देख सकता है। लिजार्ड के भी ईयर ऐसे ही होते हैं, छेद होते हैं उसके भी छोटे छोटे, सिंपल बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रोकोडाइल टू हैज इट्स ईयर्स लाइक, और सर्दियों में लिजार्ड जो है वो सोने चली जाती हैं पूरे सर्दी के सीजन में, जो छिपकलियां हैं। क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ, उसके भी जो ईयर हैं वो ऐसे ही होते हैं, छेद जैसे होते हैं, और आंखें उसकी भी सर पे ही हैं एक तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं क्रोकोडाइल के ईयर भी कैसे हैं, एक छेद की तरह बने हुए हैं, और छिपकली के भी छेद की तरह जो कान हैं वो बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। डर मत जाइएगा इसको देख करके। कोई कह रहा है इस पिक्चर को देख के अति सुंदर, पहचान ही लेते हो ना अपने यार दोस्तों को। देखो एक बार, फेरी इज अ काइंड ऑफ बोट, फेरी एक तरह की बोट है जो केरला में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे। एनसीईआरटी में ट्रेन टिकट की कुछ विशेषताएं हैं, 6 विशेषताएं हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर 5 ही हैं वैसे विशेषताएं, ये तो विशेषता नहीं है, ये तो डिटेल है। इन 5 को अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रेन टिकट पे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ट्रेन नंबर लिखा होगा, कब से जर्नी स्टार्ट होगी ये होगा, कौन सा बर्थ और कोच नंबर है, डब्बा कौन सा है, चार्जेस कितने हैं, उसकी कॉस्ट क्या है टिकट की, और डिस्टेंस कितना है जहां से आप जा रहे हैं। ठीक है बात, ये कुछ चीजें ट्रेन टिकट पे होती हैं, ये 5 चीजें आप याद रखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में फिर से समझ लो। एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, किसी गूगल किसी बहुत अच्छी किताब को फॉलो नहीं करना। एनसीईआरटी ही भगवान है आपके सीटेट के पेपर के लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं कर्णम मल्लेश्वरी की, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, भार उत्तोलक हैं, जो आंध्र प्रदेश से हैं, जिनके पिताजी क्या थे, कांस्टेबल हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो वेट लिफ्टिंग ही प्रैक्टिस करती हैं। 130 किलोग्राम तक का वजन ये उठा लेती हैं। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने वजन उठाना यानी वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। 29 इंटरनेशनल मेडल्स ये जीत चुकी हैं। यही सारी कहानियां जो आपको याद रखनी है, बार बार याद रखनी है, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी होगी, दुख और दर्द दोनों चीजें होंगी। बेइज्जती ना करो प्लीज। किसकी कर दी बेइज्जती? अरे मजाक करती हूँ मैं यार, दुखी क्यों हो जाते हो?
अनुज कह रहे हैं ये जो 213 अनलाइक वाले हैं उनका एड्रेस कहाँ मिलेगा? अरे कोई बात नहीं यार, सबको आजादी है इस देश में कुछ भी करने का। रेटिंग स्केल में ऑब्जर्वेशन की स्किल लगती है, क्योंकि आप रेटिंग किसी को देंगे, अगर आप पिज्जा खाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोग तो इतने दुखी हैं, उनको उनका जीवन इसलिए चल रहा है कि ये 2 चैनल हैं दुनिया में या ये 4 चैनल हैं, ये इससे अच्छा है, दूसरा इससे बढ़िया है, ये जो कहानियां हैं ना ये बड़ी खराब हैं, ये आपके जीवन को नष्ट कराएंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। सिंपल बात है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, किसी और को जो करना होगा वो करेगा। आप बेकार में अपने मन को गंदा कर रहे हैं, हेट फैला करके अपने आप को बुरा समझ रहे हैं, है ना। कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे 0.1% का भी। ठीक है, मैं पिछले 4-5 साल में बहुत कुछ देख चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कुछ चीजों का। ठीक है, जो लोग यहाँ सीखने आते हैं उनका फर्क पड़ता है बस। देखो, कर्णम मल्लेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही थी, मैं बीच में इधर उधर चली गई। खैर कोई बात नहीं, तो कोई बार बार पूछा जा चुका है और आपको ध्यान रखनी है ये बात। ये जो फ्लावर्स हैं जैसे कि मैरीगोल्ड, जीनिया, इन सबको डाई करने के लिए कलर कराते हैं ना, कई लोग अपने कपड़ों का रंग बदलवा देते हैं, बाद में डाई करा देते हैं, कोई दुपट्टा है या कुछ है, तो इन सब फ्लावर के कलर का यूज किया जाता है कपड़ों को डाई करने में, रंग करने में। जो फ्लावर वैली है, जो फूलों का बगीचा कह लीजिए आप इसको, या जो भी इसका टेक्निकल नाम होता होगा, उत्तराखंड में पाई जाएगी, ये बात भी आप याद रखेंगे। वो कौन सी मूवी है वो, हमारी अधूरी कहानी, उसमें दिखाया गया है, उससे आप याद रख लेंगे इस बात को, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उत्तराखंड कहाँ है? नॉर्थ में है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इत्र यानी वो परफ्यूम के लिए फेमस है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यूपी में है ना। फिर है नेक्स्ट मधुबनी पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? पहले तो ये लोक कला का एक हिस्सा है ना। और ये मधुबनी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, क्या है, एक जिला है बिहार का, जिसके नाम पे मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा और ये लोक कला की फॉर्म बन गई मधुबनी पेंटिंग, है ना। ये हमने बता ही दिया है आपको। बनती कैसे है ये? पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, यानी जो पेस्ट है, जो चूरा है, जो बिल्कुल राइस का पेस्ट बनाया जाता है, उनको पीस करके, राइस को यानी किसको, चावलों को पीस करके, और उसमें कुछ कलर मिक्स किए जाते हैं जो नेचुरल कलर होते हैं, जैसे हल्दी पीले रंग के लिए मिक्स कर देंगे, टर्मरिक को, इंडिगो यानी नीले रंग के लिए नील को मिक्स कर देंगे, है ना, उजाला 4 बूंदों वाला याद ही होगा आपको। फिर है आपको टर्मरिक, हमने समझ लिया, कलर के लिए नेचुरल कलर ऐड होते हैं, फ्लावर्स के कुछ कुछ कलर, ट्रीज के कुछ कुछ कलर इसमें ऐड होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐड हमारी वीडियो पे हमें ही दिखाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए आगे बढ़ेंगे, अगर मैं बात करूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें दिखाया क्या जाता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हो सकते हैं, चूहे बिल्ली वॉट एवर इट इज, ट्रीज हो सकते हैं, पता नहीं अब ट्री तो मैं कितना ही अच्छा बना पाऊंगी, क्योंकि मेरी ड्राइंग माशाल्लाह है, बिल्कुल बनेगा भाई, ट्री बनेगा, ऐसे क्या हल्के में ले रहे हो क्या, है ना। फ्लावर्स हो सकते हैं, अब एक और कोशिश नहीं करूंगी, बर्ड्स होते हैं, फिश, और बहुत सारे अलग अलग एनिमल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है बात। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, बेलवेनिका विलेज कहाँ है? कर्नाटका में है। कर्नाटका के पड़ोसी केरला है, आंध्र प्रदेश है, ये सब कर्नाटका के पड़ोसी हैं। गीजूबाई बड़ेका गुजरात में रहते थे और इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, दिवा स्वप्न इनकी एक बहुत फेमस बुक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इंडियन रॉबिन, ये एक पक्षी है इंडियन रॉबिन, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये रोड साइड यानी रोड के साइड में पत्थरों के बीच में अपने अंडे देता है इंडियन रॉबिन। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। डव पक्षी के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको एनसीईआरटी में कराया था, जिन्होंने वीडियो देखी हो याद करना कि डव के बारे में क्या बात बताई थी, है ना। देखिए नेक्स्ट, देखिए कोयल क्या है, अपने अंडे कौए के नेस्ट में देती है, यानी घोंसले में देती है। कोयल क्या एक चालाक सा बर्ड है जो कौए के घोंसले को यूज करती है अपने अंडे देने में, और कौआ जो है, क्रो जो है, वो पालता रहेगा इसको, क्योंकि इनके एग्स में, जो क्रो एंड कोयल के एग्स हैं, उनमें बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। जो कोयल के एग है वो छोटे से होते हैं, हल्के से छोटे होते हैं कौए के यानी क्रो के एग से। बर्ड्स जो है, पक्षी जो है, वो अपने अंडों का इस्तेमाल सिर्फ, सॉरी अपने अंडों नहीं, अपने घोंसले का इस्तेमाल सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं इसको, जैसे ही वो हैच करते हैं और थोड़े से उनके जो चिक्स हैं, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े होते हैं। तो ठीक हो गई बात, कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। नालमंदा इज इन आंध्र प्रदेश, नालमंदा एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये बे ऑफ बंगाल के
बिल्कुल आप कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री पे ही है, या इसके बाउंड्री पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक, इसके और भी पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो। ठीक, होलगुंडी ये भी कर्नाटका में है, कर्नाटका यहाँ कहीं पाया जाएगा। जो बच्चों की पंचायत है होलगुंडी विलेज में, उसको क्या कहा गया है? भीम संघ कहा गया है, भीम संघ, भीम संघ कहा गया है। बनियन ट्री के बारे में याद रखिएगा, इसको बरगद का पेड़ कहते हैं। ये इसकी ब्रांचेस लटकी हुई होती हैं, ये जो लटकी हुई हैं ये इसकी कुछ पत्तियां नहीं है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस भी नहीं है एक्चुअली, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी जड़ें हैं जो बाहर भी हैं और जमीन के अंदर भी हैं। याद रखिएगा, अंदर भी होती हैं बनियन ट्री की रूट्स। ठीक, डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। ओक ट्री अपने, इसकी जो रूट्स हैं ओक ट्री की, डेजर्ट ओक की, रेगिस्तानी ओक की, वो डीप जाती हैं ग्राउंड के अंदर, जहां तक वो पानी ग्राउंड लेवल वाटर को रीच कर जाएंगी, और इसके अंदर, इसके ट्रंक में जो तना होता है ना पेड़ का, उसमें पानी को स्टोर कर लिया जाता है। लोग इसमें पाइप लगा के भी पीते हैं, ऐसा भी आई थिंक हमने कहीं पढ़ा था, बताइएगा। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। ठीक, और डांस कहाँ होगा? ये भी असम में ही होगा। ठीक, यहाँ पे लोग माघ बिहू को सेलिब्रेट करते हैं 14 और 15 को जनवरी के, या फिर 1 ऑफ एसएमईज कैलेंडर में। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। भेला घर बनाते हैं लोग, किससे? बांस से। कहाँ पे? असम के अंदर। और पोचमपल्ली जो है, मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट। पोचमपल्ली कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की कुछ चीज फेमस है वो आप बता दीजिएगा। साड़ियाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है ये। ठीक, जो ट्रेडिशन है पोचमपल्ली के, वो वीविंग है, टॉय मेकिंग है, परफ्यूम प्रोडक्शन है, जो कि हमने अभी परफ्यूम प्रोडक्शन, कन्नौज भी फेमस है, ये भी हमने सुना था। ठीक, कुछ जगह वहाँ के नाम से फेमस हो जाती हैं, जैसे कुल्लू के शॉल्स, मधुबनी की पेंटिंग्स, असम की सिल्क और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी फेमस है। आबू धाबी कहाँ है? यूएई में, इसकी कैपिटल है। ठीक, और वहाँ क्या चलता है बता दीजिएगा? दिरहम। ठीक, वहाँ की जो करेंसी है। पेट्रोल सस्ता है पानी से आबू धाबी में, और डेट पाम्स भी वहाँ मिलते हैं जो खजूर हैं। ल्यूटेनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की हमने कहानी सुनी थी, ये पहली महिला बनी थी परेड को लीड करने वाली, और ये थन्ना मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जम्मू एंड कश्मीर के। एक परेड में 36, अब 26 जनवरी आ रहा है, परेड होगी ना, 36 कमांड्स होती हैं। ये पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया। अब एक और चीज देख लीजिए, जो तिब्बतन है, इसको भोती लैंग्वेज भी कहते हैं। तिब्बतन भाषा को भोती लैंग्वेज भी कहते हैं, भोती भी कहा जाता है। और ये कहाँ बोली जाती है भोती भाषा? जूले जूले कह सकते हैं, जिसमें हम वेलकम को हमने पढ़ा है, लद्दाख में बोली जाती है। ठीक है बात। मदर, भोती लैंग्वेज में मदर को आमाले कहा जाएगा और फादर को आबाले कहा जाएगा। ठीक है, लद्दाख अगर आप मैप पे देखना चाहें यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो चींटियां हैं वो एक दूसरे के पीछे मूव करती हैं, एक स्मेल छोड़ती हैं, एक गंध छोड़ती हैं, जिसको सूंघते हुए बाकी चींटियां इनके पीछे पीछे इनको फॉलो करती रहती हैं। तो ये झुंड में ऐसी चलती हैं, लाइन वाइज, जो आपकी एंड्स हैं या फिर चींटियां हैं। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। A silkworm can find its female worm from many kilometers away by her smell। है ना, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, किलोमीटर्स दूर से। जो सिल्क वॉर्म है, जो रेशमी कीड़ा है, वो अपनी फीमेल वॉर्म को, अपनी फीमेल पार्टनर को किलोमीटर्स से पहचान लेता है, जस्ट उसकी स्मेल से। पता नहीं कौन सा इत्र ये लगाती हैं, है ना। फिर है मॉस्किटोज कैन फाइंड, जो मच्छर हैं वो भी हमारे जैसे लोगों को, ह्यूमन बॉडी को दूर से ही स्मेल करते हैं। और जो हमारे तलवे हैं, यानी जो सोल हैं हमारे फीट के, उनकी गर्माहट से ये मच्छर हमारे पास उड़ते हुए आते हैं और तेरा खून चूस लूंगा कह के खून चूस लेते हैं। ठीक, फिर आप ऑल आउट, मोर्टीन और पता नहीं क्या क्या लगाते होंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो डॉग्स हैं वो भी अपना एरिया मार्क कर देते हैं अपने यूरिनेशन के थ्रू। मूत्र, जो मलमूत्र है, बेसिकली मूत्र ही कहेंगे, ये क्या करेंगे, पूरा एक एरिया मार्क कर देंगे, बाउंड्री बना देंगे। और ये क्या करते हैं, स्मेल कर सकते हैं किसी भी एक नए कुत्ते को अपने एरिया में, अपने इलाके में, उसकी स्मेल ऑफ यूरिन से। ठीक है, कि कोई और भी हमारे इलाके में आया है कि नहीं, ये उसकी स्मेल से ही पता लगा लेते हैं। ठीक, अब जो ज्यादातर बर्ड्स हैं उनकी जो आंखें हैं वो उनके सर पे होती हैं, यानी दोनों साइड उनके सर के। ये उनकी खोपड़ी है, एक इस तरफ है आंख, एक इस तरफ है। जैसे ये हमारी खोपड़ी है, एक आंख इस तरफ होती, दूसरी इधर होती, तो हम भी बर्ड कहलाते। ठीक है, फिर है
इनकी जो आंखें हैं वो हेड के दोनों साइड होती हैं। जब ये एक एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है ना, एक जगह पे दोनों आंखें फोकस कर सकती हैं, तो सिंपल है, जब ये स्ट्रेट यानी सीधे देख रहे होते हैं तो एक जगह पे इनकी दोनों आंखें फोकस कर रही होती हैं, जैसे ये बर्ड अभी सीधे देख रहा था। ये बात मैंने आपको बता दी है कि व्हेन द बर्ड्स लुक स्ट्रेट बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। ये बात आपको याद रखनी है। हेड के दोनों साइड है लेकिन ये मूव नहीं कर सकती, फिक्स्ड होती हैं। आंखें किसकी? बर्ड्स की। ठीक है, पक्षियों की आंखें फिक्स होती हैं। इनको पूरा सर घुमाना पड़ेगा अलग अलग साइड देखने के लिए। अगर एक आंख इधर तो इधर ही देखेंगे, ये घूमती नहीं है उसकी आंखें। ठीक है, फिर है कुछ, ये आया हुआ क्वेश्चन है जो आपकी काइट्स हैं, जिसको आप चील कह लीजिए, ईगल बाज कह लीजिए, और वल्चर गिद्ध कह लीजिए। महाभारत सबने देखी ही होगी इस बार। इनकी जो आईसाइट है, इनकी जो आंखों की दृष्टि है वो बहुत मजबूत होती है, हमसे 4 गुना बेहतर होती है। हमसे 4x जूम के साथ ही ज्यादा बेहतर देख पाएंगे क्लैरिटी के साथ। जो चीज हमें 2 मीटर के डिस्टेंस पे दिखेगी, इनको 8 मीटर दूर से ही दिख जाएगी, है ना। तो हमसे 4 गुना बेहतर ये देख सकते हैं। जो हम 8 मीटर, बेसिकली ये 8 मीटर से देख लेंगे, जिसके लिए हमें 2 मीटर पास जाना पड़ेगा। मान लो ये किताब है ना, ये कोई एक बुक है, इसको पढ़ने के लिए मुझे चाहिए कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो, और बर्ड को आप 8 मीटर से ही वो पढ़ लेगा दूर से ही बैठ के। चिट्टी रोबोट है ये। देखिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स जो हैं उतने कलर्स नहीं देख पाते जितने हमें दिखते हैं, है ना। उनकी दुनिया इतनी रंगीली नहीं होती जितनी हमारी होती है। ऐसा बिलीव किया जाता है जो एनिमल्स हैं जो दिन में जगते हैं वो फिर भी थोड़े बहुत कलर देखते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात को जगते हैं उनको क्या है, बहुत कम दिखाई देता है, या ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देता है। जैसे उल्लू है, ये रात को जगता है तो इसको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। यानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह इनकी आंखें बन गई हैं। यानी सफेद और काला, सिर्फ 2 ही रंग नजर आएंगे उन एनिमल्स को जो रात में जगते हैं। उल्लू अपने, यानी आउल जो है, अपनी गर्दन को बहुत एक्सटेंड तक घुमा सकता है, लेकिन मैना जो है वो झटके से आगे पीछे करती है गर्दन। ये बात याद रखिएगा। वो बर्ड्स हैं उनके ईयर स्मॉल होते हैं और होल्स होते हैं इनके फीदर्स से। जैसे इसके जो ये फर है, जो पंख है, इनसे ढके हुए रहते हैं बर्ड के कान। ठीक है, होल होते हैं छोटे छोटे, और ये जो फीदर्स हैं, ये जो पंख हैं, ये इनको गर्माहट भी देते हैं और उड़ने में मदद भी करते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कई जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनकी डेंजर में होने के बाद अलग अलग साउंड वो निकालते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए। जैसे लंगूर है, टाइगर है, लियोपार्ड है, वो डेंजर यानी खतरे की स्थिति में अलग अलग आवाजें निकालेंगे। जैसे टाइगर दहाड़ भी सकता है ना। कुछ एनिमल्स अलग सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको वाइब्रेशंस या पहले ही पता लग जाता है किसी भी एक नेचुरल कैलेमिटी के बारे में, किसी भी एक भूकंप या स्टॉर्म या कुछ भी सुनामी के बारे में। ऐसा हुआ भी था, एक ट्राइब थी अंडमान एंड निकोबार में जो बच गई थी क्योंकि उनके एनिमल्स ने अलग सा बिहेव करना शुरू कर दिया था। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व, ये जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इस बात को। स्नेक्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में या 16 में। स्नेक्स जो हैं, सांप जो हैं, वो डेफ एंड डम्ब होते हैं, बहरे होते हैं। सॉरी, डेफ होते हैं, डम्ब नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहरे होते हैं। ये बीन की आवाज से नहीं, वाइब्रेशंस से आते हैं। जो मूवीज में दिखाया जाता है वो गलत है। जो वाइब्रेशंस हैं ग्राउंड पे, जैसे आप चल रहे हैं तो आपके पैर कुछ वाइब्रेट, कुछ तो हलचल हो रही होगी, उसको ये फील करते हैं, ना कि सुनते हैं। आवाज इनको सुनाई नहीं आती, है ना। आप सांप के बारे में बात कर रहे हो, सांप आपके सामने, और आप किसी से कह रहे हो देखो इसको मारूंगा, तो भाग नहीं जाएगा, उसको समझ में नहीं आता, उसके कानों में सुनाई नहीं देता। बट अगर आप चलेंगे तो वो वाइब्रेशन फील कर लेगा। ठीक, किसने किसको सजेस्ट किया? स्लॉथ, आज मैं स्लॉथ बन गई थी क्योंकि मैं 12 घंटे सोई थी बहुत ही टाइम के बाद, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो मैंने रेस्ट किया। ठीक, 12 घंटे तो बिल्ली सोती है ना एक दिन में, आप सभी लोगों को बताया ही था। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला एनिमल है, बट भालू नहीं है। 17 घंटे सोता है एक दिन में। ठीक है, 17 घंटे सोता है, एक ट्री पे उल्टा लटक के सोता है, अपसाइड डाउन, और 40 साल की उम्र में लगभग 8 पेड़ बदलता है। मतलब 5 साल तक एक पेड़ पे रहेगा, उसकी पत्तियां खाएगा, और जब वो खत्म हो जाएंगी तो दूसरे पेड़ पे चला जाएगा। हफ्ते में एक बार ये नीचे उतर के आता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, उल्टा सोता है पेड़ पे लटक करके, और उसी पेड़ की पत्तियों को ये खाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब स्लीप की बात हो ही रही है, सोने की, कई लोगों को तो नींद आ भी रही होगी, बेचारे जगे हुए होंगे क्लास की वजह से, है ना। देखो, अगर मैं स्लीप की बात करूं तो लिजार्ड्स जो हैं, जो छिपकलियां हैं, वो डीप स्लीप में चली जाती हैं, मस्त सोने पूरे एक सीजन के लिए। जैसे ठंड में छिपकलियां नजर नहीं आती तो हम कह सकते हैं सोने गई हैं। ठीक है,
काउ स्लीप्स अराउंड 4 आवर्स, जो आपकी गाय है वो भी 4 घंटे सोती है। पाइथन, जो स्नेक नहीं होता पाइथन, 18 घंटे सोता है। जिराफ जो है वो सिर्फ 2 घंटे सोएगा, बेचारा इतना बड़े शरीर के साथ सो नहीं पा रहा। जो कैट है वो 12 घंटे सोती है, ठीक है, 12 घंटे सोती है कैट आपकी। ये बात आप याद रखेंगे या नहीं याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हल्के में मत लेना, आपको याद होने चाहिए यार्स। अब टाइगर की बात हो रही है। जो टाइगर है बहुत ही अलर्ट एनिमल है। टाइगर हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अभी हम बात कर रहे थे ना, वो एक डिफरेंट बात थी कि जो बर्ड्स हैं वो 8 मीटर मतलब बहुत दूर से देख लेती हैं चीजें। यहां बात दूसरी है, यहां बात हो रही है हमसे बेहतर रात को देख लेता है टाइगर, 6 गुना बेहतर। ठीक, जो टाइगर के विस्कर्स हैं, वो जो मूछें हैं उसकी हल्की हल्की, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। वो पत्तियों के खड़खड़ाने और किसी के चलने की आवाज के बीच भी फर्क कर लेती हैं, इसलिए वो अपने टारगेट को, अपने प्रे को, अपने शिकार को अंधेरे में भी ढूंढ लेता है, क्योंकि वो बहुत अलर्ट है। जो रसलिंग ऑफ लीव्स हैं, यानी पत्तियों खड़खड़ाने और किसी के चलने में आवाज को पहचान लेगा। टाइगर के कान अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, चारों तरफ से उसको आवाजें सुनाई दे सकती हैं, इतना अलर्ट है वो। अलग अलग उसकी साउंड्स होती हैं, अलग अलग वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। जब वो उसको गुस्सा आएगा या अपनी टाइग्रेस को वो बुलाता है तो अलग अलग आवाजें निकालता है, ये हम कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल, ये दहाड़ सकता है, गरज सकता है, ये हम कह सकते हैं। और इसकी जो दहाड़ है, जो रोर है टाइगर का, वो 3 किलोमीटर दूर से भी उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं। ठीक है, टाइगर इतना अलर्ट है फिर भी आजकल एंडेंजर्ड है, क्योंकि इंसान मार देता है जानवरों को अपने फायदे के लिए। ये देखिए, और कितने टाइगर बचे हैं दुनिया में ये भी पढ़ के जाइएगा, क्या पता उनका दिमाग घूमे और क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा देते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक, सिर्फ 4 प्रकार के ही जहरीले सांप भारत में हैं। एक तो है कोबरा, किंग कोबरा देखा ही होगा आपने, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जिसको डुबोइया कहते हैं, और 100 स्केल्ड वाइपर जिसको अफाई कहते हैं। CCRS ऐसे याद रख लीजिएगा, C फॉर कोबरा, C फॉर कॉमन क्रेट, R फॉर रसल वाइपर और S फॉर सफाई स्केल्ड वाइपर। ठीक, अफाई कहेंगे। CCSR से याद रखिएगा। 4 प्रकार के ही जहरीले सांप भारतवर्ष में पाए जाते हैं। और जो सांप के दांत हैं वो 2 हॉलो टीथ होते हैं, 2 हॉलो टीथ होते हैं, इनको फैंग्स कहते हैं। ऐसा कुछ ये छोड़ के जाते हैं, जहां से काटते हैं वहां से स्किन उतार लेते हैं। द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू दीज फैंग्स, इन फैंग्स से, इन दांतों के थ्रू ही व्यक्ति की बॉडी में जहर पहुंचता है। जो मेडिसिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेडिसिन है, जो दवा तैयार की जाती है सांप के काटने की, वो उसके पॉइजन से, उसके जहर से ही तैयार की जाती है। इसको क्या कहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, दवाई का नाम, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं, ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये लास्ट पॉइंट है, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, स्वाद से पाचन तक। अगर हम अपने पेट के टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस एक ह्यूमन बॉडी में जो पेट है, स्टमक है, उसका टेम्परेचर होगा। जो जूसेस हैं हमारे पेट में वो एसिडिक यानी अम्लीय पाए जाएंगे। ज्यादातर जो राइस है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पाया जाता है, और बाकी स्टेट्स में भी एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। लेकिन कालाहांडी में भुखमरी है, बहुत सारी गरीबी है, इतने के बावजूद भी बच्चों पे आप डिस्कशन करा सकते हैं बच्चों से क्यों है ऐसा। मसलिन क्लॉथ, जो मखमल, मलमल, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, जो कपड़ा है, इसको चीजों को सुखाने के लिए छन्नी के रूप में यूज किया जा सकता है। जो ग्लास जार्स हैं, ये पूछा गया है, ग्लास जार या ग्लास की जो बॉटल्स हैं कांच की, उनको धूप में सुखाया जाता है अचार डालने से पहले उनमें। किस लिए? क्योंकि उनमें कोई मॉइस्चर ना बचे, उसमें कोई नमी ना बचे, इसलिए। ठीक है बात। अब ये पिचर प्लांट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया है। पिचर लाइक शेप है इसकी, घड़े के जैसी। पिचर प्लांट, इसको नेपनथीज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम नेपनथीज भी है। नेपनथीज कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में अगर मैं बात करूं तो ये मेघालय में पाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय। और अगर मैं बात करूं कहाँ, इंडोनेशिया में, भारत से बाहर, और ऑस्ट्रेलिया में। ये 3 जगह हो गई। भारत में मेघालय में पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी ये मिलता है। ठीक है, पिचर लाइक शेप है ये। इसको हंटिंग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि जो भी कीड़े मकोड़े, फ्रॉग, या फ्रॉग मतलब वही मेंढक, चूहे, इन सबको ये
अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। इससे एक स्मेल निकलती है जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और वो इसमें आते हैं। इसकी लीफ खुली हुई होती है, ये जो पत्ती है, जैसे ही कोई इंसेक्ट, कोई फ्रॉग, कोई बैठेगा इसके अंदर, ये ऊपर से बंद हो जाएगी और उसको ट्रैप करके ये खा जाएगा। इसलिए हंटिंग प्लांट है ये। ठीक है, एक बार जब अंदर जाएगा कोई भी तो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। अब ये मैंने मेन चीजें रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की है, फिर भी आप एनसीईआरटी के पूरे नोट्स पढ़ के जाइएगा, मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, देख लीजिएगा। 50 पेज की जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी या पुराने वीडियोस में मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं, ये एक वेलक्रो की बात है। वेलक्रो होता है जो चिपक जाता है आपके बेल्ट्स में, बैग्स में, ये यूज होता है। 1948 की बात है, जो जॉर्ज मैस्ट्रल हैं, जॉर्ज मैस्ट्रल एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने देखा जो छोटे छोटे हुक होते हैं जानवरों के फर में अटक जाते हैं, क्लोथ्स में अटक जाते हैं, ये फर जो है इनकी शेप है जिसमें एक हुक जैसा है, वैसे ही मटेरियल से उन्होंने ये वेलक्रो का निर्माण किया, जो चिपकने वाला मटेरियल है। इसको हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। अलब्रूनी की बात कर देते हैं। अलब्रूनी उज्बेकिस्तान से आया था हजारों साल पहले, और उसने भारत के आर्किटेक्चर के बारे में बात की। यहाँ कैसे अच्छे से लेक्स बनाई जाती हैं, कितने अच्छे से चबूतरे बनाए जाते हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, इस बारे में बात की थी अलब्रूनी ने। ठीक है, और ये जो स्टैंप है 1973 में मिली, हजारों साल बाद उसके जन्म के। तो ये आप याद रखेंगे। ये ट्रैवलर था उज्बेकिस्तान का। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया 1930 में, 22 मार्च को, और ये अहमदाबाद से दांडी के तट तक गए गुजरात के अंदर कुछ लोगों के साथ, और नमक पे टैक्स लग गया था, इसलिए इनको ये करना पड़ा हमारी फ्रीडम के लिए, क्योंकि नमक जरूरी है, आयोडीन की कमी हो जाती है। ये सब आप बच्चों को बता सकते हैं, नमक की कमी से कौन सा रोग होगा, आप कहेंगे घेंगा। घेंगा ही होता है ना, बहुत टाइम हो गया यार, हाँ घेंगा ही होता है, सी से स्कर्वी। देखो अब इंडिया का मैप फाइनली देख लो, ये अरेबियन सी है, ये गुजरात की बगल में, और ये सारे राज्य, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशियन। बाकी स्टेट्स आपको पता हो। अहमदाबाद से दांडी का जो डिस्टेंस था उस समय 200-250 किलोमीटर था, जिसको चल के गए होंगे महात्मा गांधी। इससे आप बच्चों को फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी समझा सकते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो, लगभग 2 घंटे का नॉन स्टॉप डिस्कशन है, स्पीड भी मेरी अच्छी रहती है, तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। सब कुछ डिस्कस कोई नहीं कर सकता आपके साथ एक वीडियो में, बट जो भी इंपॉर्टेंट रिवीजन है, जितना होना चाहिए वो हमने कर लिया है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, नहीं तो इतनी रिवाइज करके अगर प्रैक्टिस भी कर लोगे तो भी पेपर निकल जाएगा, है ना। अगर आपको इस समझ में आ गया, मल्टीपल रिवीजन आपने कर ली और प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की, और वीडियो कर दिया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल बजा करके, तो क्या होगा, कृपा आती रहेगी, इसके साथ हरी चटनी विद समोसा। ठीक, चलो खैर इतनी ही बात है, मैं भी काफी थक गई हूँ। ये जो टेलीग्राम का आपका ये जो कंप्लीट पीडीएफ है इस चैप्टर, इस सेशन का, ये आपको लेट्स लर्न स्क्वाड पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल है। बाकी आप चाहें तो मौज मस्ती डिस्कशन के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जब आपके पास समय हो तब, नहीं तो पढ़ाई कीजिए। देखिए बस इतनी सी बात है, बी योर ओन कॉन्स्टेंट, अपने साथ बने रहें, सीखते रहें, खुश रहें। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। दबा के पढ़ाई करो, मल्टीपल रिविजन्स लो, प्रैक्टिस करो, चीज़ें बेहतर होती हैं, है ना। अब पॉजिटिव सोच के जाओ, ये मत सोचो क्या होगा वहां पे जो एग्जाम आएगा। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, एक दिमाग के साथ जाना है आपको वहां, कोई रटने के साथ नहीं जाना कि मुश्किल आएगा कि इजी आएगा। इजी और मुश्किल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पेपर का। पेपर स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट होता है, सिलेबस आपका फिक्स्ड है। मैं कुछ कॉमेंट्स उठा लेती हूँ ताकि मैं देख पाऊँ आप लोगों ने जो जो कॉमेंट किए हैं, फिर आज की छुट्टी हम कर देंगे। ठीक है बात, 1 मिनट रुको। मच्छर के बारे में नहीं बताया। हाँ मलेरिया, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने मिस की हैं, बट उनको फिर आपने वो जो सेशंस इतने सारे मैंने आज तक बनाए हैं, वो कभी देखोगे कि नहीं देखोगे। एलिफेंट के बारे में नहीं बताया। एलिफेंट अभी क्वेश्चंस कराऊंगी ना, अभी कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें जो चीजें बच गई हैं वो रिवाइज हो जाएंगी, सिंपल है। एनसीईआरटी पे कम फोकस था, आज मेरा फोकस मेन था पेडागोजी के 15 नंबर पे, और यहाँ के 5, 7, 10 नंबर जो भी आ सके आपके उतने आ जाए, नहीं तो ये तो मैंने आपको अभी कराया फाइनल रिविजन में 3 चैप्टर में है। हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी। टीथ बढ़ते हैं एनिमल के, उसमें थोड़ा वो है, देखो गिलहरी है, गिलहरी है वो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नम्रता अब चाय पी लो, पता नहीं बची हुई है कि नहीं। खाना खाऊंगी यार आज, बट खाना तो मंगाया नहीं है, घर वाले सो गए होंगे, गालियां पड़ेंगी मुझे अब जगाऊंगी तो। देखती हूँ सोए हैं कि नहीं।
कल संडे है, आज तो रात भर क्लास ले लीजिए मैम। कल संडे है, आज तो रात भर क्लास ले लीजिए। पंकज कह रहे हैं कल फिर से लूंगी क्लास, छुट्टी थोड़ी है संडे को। संडे को कोई छुट्टी नहीं है ना। 300 ग्राम के दिल की गहराई से मैम नमन आपको, आज तक आपने मेरा नाम नहीं लिया। अनूप छौकर नाम ले लिया आपका, है ना। कल फिर से करेंगे, फिर से मैराथन है आपकी किसकी, इंग्लिश की। मैं दो दो सेशंस भी लूंगी, कुछ टाइम रुक जाओ, ये मैराथन खत्म होने दो। कल मैं इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन लूंगी, परसों मैथ्स पेडागोजी, सब कुछ ठीक रहा तो, है ना। और फिर मैथ्स पेडागोजी के 100 क्वेश्चन भी करेंगे। और बताओ, हेल्थ सर्टिफिकेशन कोई मेडिकल नहीं, वो आपको खुद ही सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए उसकी, है ना। आराम कर लीजिए आप जी। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े, आप आए, बाहर आई, है ना। चलिए खत्म करें आज का सेशन फिर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं ना, शाम को ही मिलेंगे 9:30, या अगर सब कुछ ठीक रहा तो 9 बजे, वैसे 9:30 मिलेंगे यार। ठीक है, बाय, गुड नाइट।